चैप्टर 1 एंड ऑफ लाइफ। एक सुनसान जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके अंदर 3 लोग खड़े थे और उनके सामने बेजान हालत में पड़ा था एक इंसान अपनी लाइफ की आखिरी सांस गिनते हुए। वो अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, क्यों क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब, आखिर क्यों? ओह माय पुअर हबी, तुम सच में इतने बेवकूफ़ हो कि अभी तो तुम्हें समझ नहीं आया कि हमने ये सब क्यों किया। रियली यू आर सच अ फूल। नीचे जमीन पे बैठते हुए उस लड़की ने कहा, पार्थ वालिया द ग्रेट बिजनेसमैन इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि एक लड़की के प्यार में अंधा हो के सब कुछ गवा दिया तुमने? हाँ। पार्थ ने कहा, सौम्या मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, तुम्हारे लिए मैंने सही गलत कुछ नहीं देखा, अपना के खिलाफ चला गया और तुमने मेरे ही साथ अपने पति के साथ ऐसा किया। कोई पत्नी अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? सौम्या ने कहा, हाँ किया मैंने ये सब, पर अपने प्यार के लिए ये सब किया, पर मेरा प्यार तुम नहीं ये है रंजीत। शुरू से ही मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने रंजीत से प्यार किया है। सौम्या ने रंजीत को देखते हुए कहा, रंजीत तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे ना, फिर क्यों तुमने मेरे ही पीठ में चुरा घोंप दिया? तुमने ये सब प्लान बनाया था मुझे बर्बाद करने का। रंजीत ने कहा, हाँ ये सारा प्लान मेरा था, क्योंकि मैं तुझे नफरत करता हूँ, बेइंतहा नफरत, और आज से नहीं बचपन से। बचपन से ही तुझे सब कुछ मिला है और मुझे कुछ भी नहीं। स्कूल में भी तू हमेशा मुझसे आगे रहा, कॉलेज में भी तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वहाँ भी तूने हमेशा मुझे मात दी, और फिर जिंदगी में भी बिजनेस करके तूने ये इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया और मैं हमेशा की तरह पीछे रह गया। तुझे देख मुझे हमेशा जलन हुई है, तेरी तरक्की से, तेरे पैसों से, तेरी किस्मत से। तेरी किस्मत ने भी हमेशा तुझे ही बेस्ट दिया था और मुझे हमेशा कम। नहीं बर्दाश्त था मुझे ये सब, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। मैंने ही सौम्या को तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए कहा था और वैसा ही हुआ भी जैसा मैंने सोचा था। तुम्हें याद है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम बुरी तरह घायल हुए थे? वो सब मेरा ही प्लान था। तुम्हारे वो ड्रीम प्रोजेक्ट भी मैंने बर्बाद किया था और सारा इल्जाम करण पे डाल दिया। तुमने उस पे विश्वास न करके मुझ पे विश्वास किया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। थैंक यू सो मच पार्थ अपने इस दोस्त पे विश्वास करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अभी अपनी जीत कैसे एंजॉय करते? आई एम श्योर माई फ्रेंड आज तुम्हें अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। यही फील करवाना चाहता था मैं तुम्हें हमेशा से, क्योंकि हमेशा मैंने ऐसा ही फील किया है तुम्हारी वजह से। तुम हमेशा मुझे आगे रहे और मैं हमेशा तुमसे पीछे, पर देखो आज तुम हारे हुए मेरे सामने बेजान पड़े हो और आज मैं जीत गया। सब कुछ जो तुम्हारा था, तुम अपनी हर चीज़ मुझसे हार गए। तुम्हारा प्यार, ओ सॉरी, वो प्यार जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो था तो तुमने उसकी कभी इज्जत ही नहीं की। रंजीत ने कॉटेज के दूसरी साइड इशारा करते हुए पॉइंट आउट किया। वहाँ एक लड़की बेसुध बेजान पड़ी थी, उसके जान जा चुकी थी, वो जिंदा नहीं थी। ये तुम्हारी फर्स्ट वाइफ ऑफ तुम्हारी एक्स वाइफ जिसे तुमने हमेशा सिर्फ नफरत दी। जानते हो इसके पेट में किसका बच्चा है? पार्थ ने बिना एक्सप्रेशन के देखा। अरे बेवकूफ़ इंसान, वो तुम्हारा ही बच्चा है। ये सुन पार्थ की आंखें बड़ी हो गई। आज तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी नहीं रहा, पर चिंता मत करो यार, कुछ ही घंटों में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। बिलीव मी, रंजीत ने अपनी आंखों की पलकें झपका के कहा। तो मिस्टर पार्थ आज तुम हार गए मुझसे, मैंने तुम्हें हरा दिया। तुम्हारी कंपनी अब मेरी हुई, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी इज्जत, शानो शौकत, सब कुछ आज मेरा है। कह के रंजीत जोर जोर से हंसने लगा। पार्थ का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था, क्योंकि सौम्या ने उसे जहर दिया था। धीरे धीरे उसका शरीर अंग बेजान होता जा रहा था। तभी पार्थ बोला, और क्या क्या किया है तुम लोगों ने वो भी बता दो, मुझे भी तो मरने से पहले पता होना चाहिए ना कि क्या क्या बेवकूफ़ियाँ की है मैंने। हाँ बिल्कुल, अब अगर तुम्हारी यही आखिरी इच्छा है तो क्यों नहीं, हम भी बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें अपनी समझदारी, चालाकी और तुम्हारी बेवकूफ़ी के किस्से सुना के। तो सुनो, एक एक करके सौम्या और रंजीत सब कुछ बताने लगते हैं। तभी पीछे खड़ा साहिल कहता है, ओहो दी जीजू, आप लोग भी ना क्या कर रहे हो, हमें लेट हो रहा है और आज हमारी कंपनी का इवेंट है। आखिर आलूवालिया कंपनी की आज टेक ओवर की है हमने, उसकी पार्टी है। वी आर गेटिंग लेट। पार्थ ने साहिल को तरफ देखा तो बोला, साहिल मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई समझा था और तुमने भी मेरे प्यार का ये सिला दिया।
ओ कम ऑन जीजू, सॉरी सॉरी माय एक्स जीजू, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो आप 1 महीने पहले ही मर चुके हैं। हाँ टीम, आपको मौत आज मिल रही है। तो मेरे एक्स जीजू, क्या मैंने आपसे कहा था मुझे अपना मानो? अरे आपने तो अपने सगे भाई से प्यार नहीं किया तो मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? ओ सॉरी, वो तो आपका सौतेला भाई है ना। बेचारा आज उसकी हालत क्या है, फटीचर सड़क पे भीख मांगने की हालत हो गई है उसकी। प्यार करने से क्या मिलता है जीजू? जिसने आपसे प्यार किया आज उन सब की हालत बहुत दयनीय है। और हम देखिए आपसे नफरत करके हमें कितना कुछ मिला। तो आप ही बताइए कि फ़ायदा किस में है, प्यार में या नफरत में? खैर छोड़ो, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। दी जीजू जल्दी कीजिए, ख़त्म करो इसकी कहानी यार, हमें निकालना है। हाँ ज़रूर। तीनों ने अपनी अपनी गन निकाल के पार्थ पे पॉइंट आउट कर दी। जानता हूँ तुम वैसे ही मरने वाले हो इस जहर से, पर वो क्या है ना, तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हमारे पास जीजू, साहिल ने कहा। रंजीत ने कहा अरे हाँ, तो इसीलिए तुम्हें इन गोलियों से मरना होगा, और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा ना कि तुम जल्दी से मर जाओ ताकि तुम्हें भी इस दर्द से छुटकारा मिले। तभी तीनों ने एक एक करके कहा। सौम्या ने कहा गुड बाय जानू। रंजीत ने कहा गुड बाय माय डियर फ्रेंड। साहिल ने कहा गुड बाय माय एक्स जीजू। और ये कह के तीनों ने एक साथ गोली चला दी, और पार्थ की सांसें रुक गई और आंखें बंद हो गई। क्या यही है अंत पार्थ की कहानी का? क्या होगा आगे? चैप्टर 2 रिबॉर्न। पार्थ को गोली लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। अब आगे पार्थ की आंखें खुलती है तो वो धीरे धीरे होश में आता है। होश में आकर वो इधर उधर अपनी नज़रें घुमा के देखता है तो पाता है कि वो अपने कमरे में है। ये देख वो चौंक जाता है और अपने शरीर को टच करने लगता है। वो चेक करता है कि उसे गोली लगी थी, पर उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा है, ना ही कोई जख्म है उसके शरीर पे। उसका शरीर भी अच्छे से काम कर रहा है, जहर का कोई असर नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो बच गया? पर कैसे? तभी उसकी नज़र सामने शीशे पे जाती है तो वो उठ के शीशे के पास जाता है। वो देखता है कि उसके सिर पे पट्टी बंधी हुई है। वो उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था, जैसे मनो उसका चेहरा बिल्कुल चमक रहा हो, बिल्कुल फ्रेश। वो बहुत हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। तभी उसके फ़ोन नोटिफिकेशन आता है तो वो चेक करता है। जब उसकी नज़र उसके फ़ोन में आज की तारीख पे जाती है तो वो हैरान हो जाता है। उसके फ़ोन में 1 साल पहले की डेट थी, जिसे देख वो चौंक जाता है। मतलब मैं वक्त से 1 साल पीछे आ गया हूँ। मतलब क्या सच में मैं मार के जिंदा हुआ हूँ? क्या ये मेरा पुनर्जन्म है? ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, रियली। ऐसा सच में होता है? ये पुनर्जन्म की कहानियाँ जो सुनी थी ये सच में होती है? मतलब उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती है। मैं एक बार फिर से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ वहाँ से जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पर इस बार क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं डिसाइड करूँगा। इस बार सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा और इस बार मैं अपने दुश्मनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पार्थ गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है। पार्थ अहलूवालिया बहुत ही हैंडसम एंड डैशिंग गुड लुकिंग बिजनेसमैन। इसकी कंपनी एशिया के वन ऑफ द बेस्ट कंपनियों में से एक है, या यूँ कहे कि बिजनेस वर्ल्ड में इसका सिक्का चलता है। अपने पिछले जन्म में ये बहुत ही एरोगेंट एंड एटीट्यूड से भरा हुआ इंसान था। अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं मानता था। क्या इस जन्म में पार्थ के बिहेवियर में कोई चेंज देखने को मिलेगा? ये तो हम आगे ही पता चलेगा। पार्थ अपने कमरे में बैठ के कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके रूम का डोर कोई नॉक करता है। पार्थ अपने होश में आता है और कम इन कहता है। एक सर्वेंट रूम में आता है और घबराते हुए कहता है सर ये आपकी दवाई खाने का टाइम है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए, फिर दवाई खानी है आपको। वो नौकर अपनी नज़रें और सिर झुकाकर सब कुछ कह रहा था। अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लग रहा था। नौकर मन में कहता है ही भगवान, ये लोग हमेशा मुझे ही बकरी का बला क्यों बनाते हैं? मुझे ही भेजना था इस शेर की मांद में। पता नहीं इनका मूड अभी कैसा है। आज मैं बचूंगा या नहीं, भगवान प्लीज़ मुझे बचा लेना, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, प्लीज़ गॉड सेव मी। तभी उसे पार्थ की आवाज़ सुनाई देती है, हम ठीक है तुम जाओ मैं खा लूँगा। ये सुन के नौकर वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसकी कोई ट्रेन छूट रही हो। बाहर जाके उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया एक चैन की सांस लेते हुए बोला,
थैंक यू गॉड, आज आपने मुझे बचा लिए इस राक्षस से, थैंक यू। फिर मन में बोला लेकिन ये आखिरी बार था, अब से मैं बिल्कुल भी खाना लेके नहीं जाऊंगा। ये काम मेरा नहीं उसका है। पता नहीं सिर को कैसे झेलती है वो, मेरा तो एक एक पल उनके सामने सालों के बराबर था। कहते हुए वो किचन में चला जाता है। तभी एक औरत उससे पीछे से आवाज देती हुई कहती है, तरुण, पार्थ ने खाना खा लिया क्या, उसने दवाई ली? तरुण पीछे मुड़ के बोला, पता नहीं मैडम, सर ने कहा जाओ मैं खा लूंगा तो मैं चला आया। क्या तुमने उसे दवाई खाते हुए नहीं देखा? तुम्हें पता है ना कि वो दवाई खाने में कितने नखरे करता है। अगर उसने दवाई नहीं खाई तो हे भगवान क्या करूं मैं, बोल के वो औरत सोफे पे बैठ जाती है। तभी पीछे से एक आदमी आते हुए कहता है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो कविता, अब वो बच्चा नहीं है, अपना भला बुरा अच्छे से जानता है। उसे पता है कि अगर वो दवाई नहीं खाएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। डोंट वरी। ये थी कविता जी, पार्थ की सौतेली माँ। लेकिन वो पार्थ को अपने सगे बेटे जैसा ही प्यार करती है, मगर पार्थ ने उनसे हमेशा नफरत ही की है। और उन्हें जो समझा रहे हैं वो है पार्थ के पिता। पार्थ की माँ की डेथ उसके 5 साल की उम्र में ही हो गई थी, तो सौरभ जी ने पार्थ को माँ का प्यार मिले इसीलिए उनसे शादी कर ली। कविता जी पार्थ को बहुत प्यार करती थी। शुरू में पार्थ ने भी उन्हें अपनी माँ मान लिया था, पर बाद में किसी के भड़काने की वजह से उसका व्यवहार उनके प्रति बदलता चला गया और वो उनसे नफरत करने लगा और साथ में अपने पिता से भी दूर हो गया। कविता जी और महेश जी के 3 बच्चे हैं, ऋषभ, कृति और व्योम। पार्थ अपने भाई बहनों से कुछ खास लगाव तो नहीं, पर नफरत भी नहीं करता। उनके साथ उसके रिश्ता न्यूट्रल है, लेकिन वो तीनों पार्थ को अपना बड़ा भाई मानते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर कभी बात करने की कोशिश नहीं करते, सिवाय कृति के, क्योंकि वो थोड़ी नटखट और सबकी लाडली भी है। अब जानते हैं हमारी हीरोइन के बारे में। रिद्धि, रीत हमारी हीरोइन और पार्थ की वाइफ है। जी हाँ, इस वक्त पार्थ की हीरोइन रिद्धि ही है, सौम्या नहीं। पिछले जन्म में रिद्धि से डाइवोर्स के बाद ही पार्थ सौम्या से शादी की थी, यानी अपनी बर्बादी से शादी की थी। पेंसिव फेस स्मर्क। रिद्धि के गुणों के बारे में हम धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। फिलहाल हम हीरोइन को खूबसूरती के बारे में जानते हैं। रिद्धि बहुत ही खूबसूरत है कि अगर उसे एक नज़र कोई देख ले तो बस देखता ही रह जाए। अब आप कहेंगे कि अगर इतनी ही खूबसूरत है तो पार्थ क्यों उससे प्यार नहीं हुआ? तो भाई पार्थ ने रिद्धि को शादी के बाद देखा था और कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। तो बस पार्थ भी उस सौम्या के पीछे इतना अंधा हो गया था कि उसे सौम्या की खूबसूरती दिखाई ही नहीं दी। उस वक्त उसके लिए बस सौम्या ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। पर अभी इस जन्म में तो पार्थ ने अभी रिद्धि को देखा ही नहीं है। तो देखते हैं कि पार्थ जब रिद्धि से मिलता है तो इस बार उसका क्या रिएक्शन होता है। जानने के लिए बने रहे। चैप्टर 3, पार्थ का बदला हुआ अंदाज। लेट्स स्टार्ट। पार्थ अपने कमरे में बैठ के अपनी पिछली लाइफ में हुई गलतियों के बारे सोच रहा था। उसने डिसाइड किया कि इस बार वो अपनी को हुई गलतियों को सुधरेगा और अपने दुश्मनों से बदला भी लेगा। उसने अपनी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी और को दिया, उसकी फैमिली को दिया जो उसके दुश्मन थे, और अपनी प्यारी सी फैमिली को इग्नोर किया। पर इस बार वो सब कुछ सही करेगा, अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करेगा और न ही किसी को भी करने देगा। यही सोचते सोचते रात हो जाती है और बेड पे लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, और सुबह की रोशनी से उसका कमरा भर गया। सूरज की धूप उसके मुंह पे आ रही थी। तभी इसके फ़ोन पे किसी का मैसेज आया था। मैसेज पढ़ के पार्थ के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। पार्थ फ्रेश होने के बाद अपने जिम जाता है और फिर वापस आकर तैयार होने के लिए अपने वॉशरूम में घुस जाता है। वो नहा के वापस आता है और अपने कपड़े चेंज करने के लिए क्लोजेट में चला जाता है। ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होके वो अपने आप को देखता है। उसके सिर पे एक छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी। तो वो खुद से कहता है, पार्थ, अपनी एक लाइफ तूने खुदगर्ज इंसान के पीछे वेस्ट कर दिया। पर अब नहीं। तभी एक सर्वेंट उसका ब्रेकफास्ट लेके आता है। उसे देख पार्थ कहता है, इसे लेके जाओ, आज मैं नाश्ता नीचे सबके साथ ही करूँगा। ये सुन नौकर को तो ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया, इसीलिए उसने कंफ्यूज होके पूछा, सर क्या आप सच में अपना नाश्ता नीचे डाइनिंग टेबल पे करेंगे? ये बात उस नौकर ने बहुत हिम्मत करके पूछी थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसे अपनी नौकरी से हाथ ना धोना पड़ जाए,
क्योंकि वो पार्थ के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ था। लेकिन उसके उलट पार्थ ने बिल्कुल शांति से कहा, हाँ। ये सुन के वो नौकर जल्दी से उस कमरे से मानो गायब ही हो गया। उसने नीचे जाके सबको बताया कि पार्थ सर आज नीचे सबके साथ ही नाश्ता करेंगे। ये बात तो सबको जैसे हजम ही नहीं हो रही थी। तभी एक नौकर ने कहा, कहीं तेरे कान तो नहीं बज रहे थे ना, सच में पार्थ सर ने तुझे ये बात कहा कि वो नीचे नाश्ता करेंगे? उस नौकर ने कहा, हाँ, और मैंने उनसे दोबारा ये बात पूछ के कन्फर्म भी को थी। ये सुन के तो किसी के मन में कोई शक नहीं था, और फिर सभी और भी ज़्यादा चौकन्ने हो गए कि उनसे गलती से भी कोई गलती न हो वरना अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि पार्थ को केयरलेस बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए सभी नर्वस हो रहे थे। पार्थ की पूरी फैमिली बैठ के नाश्ता कर रही थी। तभी कृति अपने डैड से कहती है, पापा मेरे कॉलेज में ना एक टूर पे लेके जा रहे हैं। मुझे भी जाना है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? कहाँ लेके जा रहे हैं तुम्हारे कॉलेज वाले? सौरभ जी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। पापा वो पूरे इंडिया का टूर है, हम लोग पूरा भारत घूमेंगे। मैंने आज तक अपना इंडिया ठीक से नहीं देखा, मुझे भी जाना है। व्योम अंडस क्या करेगी तू जाके? नहीं, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पूरा इंडिया घूमने में कितना टाइम लग जाएगा पता है तुझे? इसीलिए इतने दिनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, है ना पापा? मोटी तू घर पे रह। तू चुप कर उल्लू, कृति ने व्योम के हाथ पे मारते हुए कहा। काश ऋषभ भाई यहाँ होते तो जरूर वो मेरी तरफ से बोलते। क्या पापा जाने देंगे मुझे? ओह गॉड, क्या करूँ मैं? उसने मन में सोचा। कृति ने अपनी माँ की तरफ देखा पर उसकी माँ ने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की। तभी सीढ़ियों से पार्थ उतर के आता हुए सबको नजर आया, लेकिन फिर सब उसे एक नज़र देख के अपना नाश्ता करने लगे। क्योंकि उन्हें पता था कि पार्थ अपनी मर्जी का मालिक है, उसका जो मन करता है वो करता है, जब चाहे आता है जब चाहे जाता है। पर आज शायद कुछ अलग होने वाला था। पार्थ आके डाइनिंग टेबल पे चेयर खींच के बैठ जाता है। वैसे तो पार्थ डाइनिंग टेबल पे सबके साथ बैठ के खाना नहीं खाता था, पर उसके लिए सेंटर चेयर हमेशा खाली रहती थी जो हेड ऑफ द फैमिली की थी। ये चेयर उसकी होती थी जिसका रूल कंपनी पे होता था। पहले उसके दादाजी, उसके बाद उसके पापा और अब पार्थ उस चेयर का हकदार था। ये ही उनके घर का ट्रेडिशन था। पार्थ जब अपनी चेयर पे बैठा तो सबके सब हैरान हो गए। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्थ उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था। पार्थ को जब अपने ऊपर सबकी निगाहें महसूस हुई तो उसने अपना सिर उठा के देखा तो सब अपना मुंह खोले उसी की तरफ देख रहे थे। पार्थ ने सबको देख के पूछा, आज से पहले आप लोगों ने मुझे कभी खाते हुए नहीं देखा क्या? तो सब लोग फिर से अपना खाना खाने लगे। वैसे अभी क्या डिस्कशन चल रहा था? पार्थ ने पूछा। सब ये सुन के पहले एक दूसरे को देखने लगे कि आज ये पार्थ को हो क्या गया है। पहले सबके साथ बैठ के खाना खाना, फिर ऐसे पूछना। लेकिन इन सब के बाद भी पार्थ के पिता सौरभ जी एकदम चुपचाप थे, मजे से अपना मील एंजॉय कर रहे थे। वो एक खुशमिजाज इंसान थे। अचानक से कृति हिचकते हुए बोली, वो भाई मेरे कॉलेज में। तभी बीच में व्योम बोला, भाई इसके कॉलेज में भारत भ्रमण पे ले जा रहे हैं और इस मोटी को जाना है। पढ़ाई बढ़ाई तो होती नहीं है इससे, तुमसे हुई क्या? पार्थ ने बीच के बोला। व्योम कंफ्यूज होते हुए, अंडरस्कोर जी। ये सुन व्योम ने असमंजस से पूछा, तुमसे पढ़ाई नहीं हुई इसीलिए तो तुम इस एक्टिंग करियर में गए थे ना? पार्थ ने कहा, और जब भाई विदेश भ्रमण कर सकता है तो बहन भारत भ्रमण क्यों नहीं कर सकती? पार्थ की ये बात सुन कृति के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो खुश होके पार्थ की तरफ देखने लगती है, और बाकी सभी हैरानी से। व्योम तो पार्थ के मुंह से ये सुन हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि पार्थ ने आज तक उन सब के किसी भी मैटर में कभी भी नहीं बोला था। उसे आज से पहले जैसे उनसे कोई मतलब ही न हो। अगर वो तीनों कभी उससे बात करना भी चाहते थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ये न में ही जवाब देता था। पर आज वो कृति की साइड ले रहा था। ऐसा नहीं है कि व्योम कृति के ट्रिप पे जाने के अगेंस्ट था, वो तो बस उसे परेशान कर रहा था। बाद में वो खुद ही उसे परमिशन दिलवा देता। उसे कृति को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। आखिर भाई बहन का रिश्ता होता ही तो ऐसा है, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और उन्हीं से लड़ते हैं और परेशान भी उन्हीं को करते हैं। और कृति को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई आज उसकी साइड ले रहा है। जो मुश्किल से ही उससे बात करता था, वो भी हमेशा से चाहती थी कि उसके बाकी दोनों भाइयों की तरह ही उसके बड़े भाई भी उससे प्यार करे।
उससे बात करें, उसकी बात सुने। पर उसे पार्थ के बिहेवियर से हमेशा उससे डर लगता था, क्योंकि वो हमेशा सब पे गुस्सा करते रहता था। सबसे बड़ी बात तो ये कि पार्थ आज खुद ही सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। कविता जी भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। उन्हें पता था कि पार्थ उनसे नफरत करता है, इसीलिए वो बाकी सबसे भी दूर ही रहता था। पर वो हमेशा से चाहती थी कि पार्थ भले उनसे नफरत करे, लेकिन अपने भाई बहनों को और अपने पिता से नफरत न करे। और आज उन्हें ये देख उनके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वही सौरभ जी तो ये सोच रहे थे कि उनका बेटा तो उनसे और कविता जी से इतनी नफरत करता था कि उनके साथ बैठना तो दूर, उन्हें अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं करता था। वो इस घर में सिर्फ इसीलिए रहता था क्योंकि इस घर में उसकी माँ की यादें थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी यहाँ रहता था। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ जो इसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया कि न सिर्फ साथ में खाना खा रहा है बल्कि बात भी कर रहा है। सच्ची भाई, मैं जा सकती हूँ ट्रिप पे, कृति ने स्माइल के साथ हंसते हुए पार्थ से कहा। पार्थ ने भी उसे एक स्माइल के साथ ही हाँ में जवाब दिया, जिसे सुन कृति बहुत खुश हुई और व्योम की तरफ देख के उसे चिढ़ाते हुए कहा, अब कहो, तुम कुछ कह रहे थे ना, क्यों भाई के आगे तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई? हाँ। तो व्योम ने उसकी तरफ देख के एक टेढ़ा से मुंह बना दिया और अपना खाना खाने लगा। वैसे ये ऋषभ कहा है, उसे नाश्ता नहीं करना क्या? ये सुन के तो सबको फिर से एक झटका सा लगा। ये आज भाई को हो क्या गया है? व्योम ने मन में कहा। वो भाई ऋषभ भाई आज ऑफिस जल्दी चले गए, उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी काम था इसीलिए, कृति ने खाते हुए कहा। हम पार्थ ने खाते हुए कहा, और फिर अपना नाश्ता पूरा करके अपनी चेयर से उठते हुए कृति से कहा, अगर तुम कॉलेज जा रही हो तो मैं तुम्हें में ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुन कृति और भी ज्यादा खुश हो गई। उसने झट से कहा, सच्ची आप मुझे कॉलेज ड्रॉप करोगे? पार्थ ने स्माइल करते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। और भाई आप चलिए, मैं अपना बैग लेके आती हूँ, कृति ने कहा। थोड़ी देर में दोनों कार में थे। पार्थ को आज अपने फैमिली के साथ खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी पिछली लाइफ में ऐसा कोई भी मोमेंट अपनी फैमिली के साथ नहीं जिया था। वो हमेशा उनसे दूर दूर रहता था, अपने डैड और अपनी मॉम से नफरत करता था। उसे पता था कि आज उसने अपनी फैमिली को शॉक दिया था, पर वो अब रोज उन्हें ये शॉक देने वाला था। उसने सोच लिया था कि अब वो अपनी पिछली जन्म में की हुई सारी गलतियों को सुधरेगा। पार्थ कृति के साथ पीछे बैठा हुआ था। कृति आज पहली बार अपने बड़े भाई के साथ जा रही थी। पार्थ भी कृति को प्यार से देख के उससे कहता है, कृति जी भाई। कृति एक प्यारी से स्माइल के साथ कहती है, पार्थ तुम्हें कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई भी ऐसी बात हो तो तुम बेझिझक मुझसे कहोगी, समझी? ये कॉलेज हमारा ही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बस एक बार मुझे कॉल कर देना, बाकी सब मैं देख लूँगा। औक आज पहली बार पार्थ को अपनी परवाह करते देख कृति का तो जैसे दिल ही भर आया हो। उसे इस वक्त कैसा महसूस जो रहा था वो बस शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। पार्थ की बातें सुन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पार्थ को तुरंत हक कर लेती है। कृति के ऐसे सडन एक्शन से पार्थ सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फिर वो भी कृति के सिर पे अपना हाथ रख के प्यार से उसके बालों को सहलाता है। प्यार से उसके बालों में किस करते हुए मन में कहता है, इस बार मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा बच्चा। इस बार मेरे फैमिली को छूने से पहले हर उस हाथ को मैं पहले ही तोड़ दूंगा। ये कहते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने कृति को गले लगा रखा था, इसीलिए कृति ने उसका चेहरा नहीं देखा, वरना अपने भाई को ऐसे देख वो जरूर डर जाती। भाई अब जब आप मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है? किसी की इतनी हिम्मत कि पार्थ अहलूवालिया की बाहें को हट करने की कोशिश करे। कहते हुए कृति पार्थ से अलग होती है। तभी उनकी कार आके कॉलेज के बाहर आके रुकती है। पार्थ प्यार से कृति के सिर पे हाथ फेर के कहता है, अच्छा अब तुम जाओ और मैंने जो कहा है वो याद रखना। और भाई, कृति ने स्माइल करते हुए कहा, और एक बार फिर से पार्थ को साइड हक दे के घर से बाहर निकल गई। सुबह का वक्त था, सभी बच्चे कॉलेज के अंदर ही जा रहे थे, लेकिन कॉलेज के गेट पे इतनी लग्जरियस कार को देख सबकी नज़र अपने आप उस तरफ चली गई, जिसमें से कृति मुस्कुराते हुए बाहर आई। ऐसा नहीं था कि लोगों ने कभी लग्जूरियस कार्स नहीं देखी थी, लेकिन पार्थ की कार एक यूनिक मॉडल थी, जो पूरे देहरादून में सिर्फ उसके ही पास थी, या यूं कहे कि पूरे इंडिया में ऐसी कार्स सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही होती है। और कृति को उसमें से उतरता देख उसकी कुछ क्लासमेट्स जो वही खड़ी थी,
उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कृति आज से पहले या तो टैक्सी से आती थी या उसका भाई ऋषि उसे अपनी बाइक से ही ड्रॉप कर दिया करता था। कृति हमेशा डिम्पल ही रहती थी, जिससे किसी को भी ये नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े खंडन से है। खैर, कृति को ड्रॉप करने के बाद पार्थ की कार उसकी कंपनी की तरफ बढ़ गई। पार्थ ने किसी को कॉल किया और किसी पे नज़र रखने के इंस्ट्रक्शंस दिए। चैप्टर 4 पार्थ केयर फॉर हिज सिस्टर। कुछ ही देर में एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे पार्थ की कार आके रुकती है। ड्राइवर जल्दी से पार्थ की साइड का डोर ओपन करता है। पार्थ अपनी कार से उतर के अपने आंखों से गॉगल्स हटाते हुए बड़े गौर से अपनी कंपनी की बिल्डिंग को देखता है। इस बार मैं अपना और मेरे अपनों का हक किसी को छीनने नहीं दूंगा, पार्थ ने अपने मन में पूरे डिटर्मिनेशन से कहा, और अपनी आंखों पे गॉगल्स चढ़ाते हुए अपनी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पार्थ अपने आप में उसकी पर्सनैलिटी बहुत परफेक्ट थी। वो किसी मॉडल से कम नहीं लगता था। जब वो अंदर जाता है तो सभी एम्प्लॉयज उसे ग्रीट करते हैं, और फीमेल्स एम्प्लॉयज़ तो हमेशा की तरह उसे देख के बस उसे देखती ही रह जाती है। लेकिन पार्थ को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने पर्सनल लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। पार्थ के साथ साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट वैभव भी था। वैभव, आज का शेड्यूल? पार्थ ने पूछा। वैभव, जी सर, मेहता ग्रुप और कंपनी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है उसी की प्रेजेंटेशन हमें है आज। सर, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डील साइन करने के साथ साथ ही आज आपको इस प्रोजेक्ट का ही भी डिसाइड करना होगा, जो आगे सबको इस प्रोजेक्ट में लीड करे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इसमें हुई एक भी चूक हम करोड़ों का नुकसान सहना पड़ सकता है। इसीलिए सर, आपको खुद आज सबको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्क्स असाइन करने होंगे, उन्हें जो जिम्मेदार हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के काबिल हों। पार्थ, हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल और सभी एम्प्लॉयज का पास डेटा मुझे मीटिंग से पहले चाहिए, पार्थ ने वैभव को ऑर्डर्स देते हुए कहा, और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। वैभव, ओक सर। पार्थ अपने केबिन में जाके अपने केबिन को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। अपनी चेयर के पास जाके उसे छूते हुए अपने वर्किंग टेबल को हर एक चीज़ को वो बड़े ही गौर से और प्यार से देख रहा था, जैसे मानो कितने लंबे वक्त से उसने ये सब नहीं देखा हो और अपने इस केबिन को मिस किया हो। सही ही तो था, पूरा एक जन्म के बाद उसने अपने इस केबिन में कदम रखा था। अपने पिछले जन्म में की हुई गलतियों के कारण उसने ये सब जो उसने अपनी मेहनत से कमाया था वो सब गवा दिया था, और इसके बाद ये सब उसके दुश्मनों ने उससे छीन लिया था। यहाँ तक कि उसकी फैमिली, जिनका हक इन सब पर उसके बाद था, उन्हें डर डर की ठोकरें खाने पड़ी। पर इस बार सब बदलेगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा। पास्ट में की हुई कोई भी गलती मैं नहीं दोहराऊंगा। इस बार मेरी फैमिली को वो सब मिलेगा जिसके वो हकदार है। पर ने अपनी चेयर पे बैठते हुए खुद से कहा, और चेयर से सिर टिका के किसी सोच में गुम हो गया। देहरादून हॉस्पिटल। एक लड़की डॉक्टर के पीछे पीछे चलते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी, डॉक्टर प्लीज़ कोई तो तरीका होगा ना, जिससे मेरा भाई ठीक हो जाए। प्लीज़ डॉक्टर, आप जो कहेंगे मैं वो इलाज करूंगी, जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा मैं अपने भाई के इलाज में लगाएंगी। लेकिन और डॉक्टर, मेरे भाई ठीक कर दीजिए प्लीज़, मेरा इस दुनिया में उसके सिवा अपना कहने वाला और कोई नहीं है। मेरे लिए वही मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है, मैं उससे नहीं खो सकती। प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़, उस लड़की ने हाथ जोड़ते हुए आंसू भरी आंखों से कहा। डॉक्टर जो चले जा रहा था, उस लड़की की रिक्वेस्ट सुन के उसके कदम रुक जाते हैं, और उस लड़की की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, लुक रीत, मैं जानता हूँ कि अपने भाई से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम ही बताओ, मैं जो कहूँगा क्या तुम कर पाओगी? उसके इलाज में करीबन 11 लाख रुपए लगेंगे। अब तुम ही बताओ, कहाँ से करोगी इतने पैसों का इंजन? तुम इतनी मुश्किल से तो हॉस्पिटल के बिल्स और उसकी दवाइयों का खर्चा उठाती हो, तो इतनी बड़ी रकम ऑपरेशन के लिए कहाँ से लाओगी? बोलो, कर लोगी इंतजाम इतनी बड़ी रकम का? रीत ने अपने आंसू पोंछे हुए कहा, इस डॉक्टर, मैं कर लूँगी, आप बस मेरे भाई की सर्जरी की तैयारी कीजिए, पैसों का इंतजाम मैं कर लूँगी, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं सारा पैसा चुका दूँगी। तो ठीक है रीत, ऑपरेशन से पहले ही तुम्हें पैसे जमा करने होंगे, तभी ऑपरेशन स्टार्ट हो पाएगा, और जितनी जल्दी तुम पैसे जमा करोगी इतनी ही जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट हो पाएगा।
और यही तुम्हारे भाई के लिए अच्छा रहेगा। ये बोल डॉक्टर वहां से चला गया। रीत वही खड़ी होके आंखों में आंसू लिए सोचने लगी। कह तो दिया कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन इतने सारे पैसे लाएंगी कहाँ से। सोचते सोचते रीत वही पास में पड़े बेंच पे बैठ गई और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भर के सुबकने लगी। रीत का इस दुनिया में सिर्फ उसका भाई ही था। कहने को तो उसके रिश्तेदार थे, लेकिन सिर्फ नाम के और मतलबी रिश्ते, जो सिर्फ अपना मतलब और अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। जब तक रीत के माता पिता जिंदा थे, तब तक रिश्तेदार उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, लेकिन उसके माता पिता की डेथ के बाद उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में उनका कोई सगा नहीं था। लेकिन इस समाज में अकेले रहना किसी अकेले के लिए आसान बात नहीं होता, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे अपने चाचा चाची के घर पे रहना पड़ता था। लेकिन उसके भाई के इलाज में किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। रीत अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। टॉप स्टूडेंट होने की वजह से उसकी पढ़ाई स्कॉलरशिप के पैसों से होती है। कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करके और कॉलेज में बच्चों के पेड असाइनमेंट्स बना के वो अपना खर्चा और अपने भाई के इलाज का खर्चा चलाती है। तभी नीति का फ़ोन बजता है। अपने आंसुओं को पूछते हुए वो अपना फ़ोन पिक करती है। हेलो, दूसरी तरफ से, रीति कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना कि क्लासेज का टाइम हो रहा है, कि आज भी तुम्हें छुट्टी चाहिए। देखो रीति, मैं पहले ही बता देता हूँ, इस माह ने तुम बहुत छुट्टियाँ पहले ही के चुकी हो। बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती। इसीलिए जल्द से जल्द अपने टाइम पे आ जाना। ओक, मैं समझ गई, डोंट वरी, मैं टाइम पे आ जाएंगी, रीति ने कहा और कॉल कट करके सीधे हॉस्पिटल रूम में अपने भाई से मिलने चली गई। रीत पार्ट टाइम के जॉब में बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी। रीत के भाई को किडनी प्रॉब्लम था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में ही एडमिट था। डॉक्टर ने जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करने को कहा था, वरना उसकी दूसरी किडनी पर भी असर हो सकता था। रीत अपने भाई से मिलने के बाद अपनी ट्यूशन्स क्लासेज के लिए निकल जाती है। उसे अब जल्द से जल्द अपने भाई के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करना था। वालिया इंडस्ट्री ई पार्थ अपने केबिन में कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि पार्थ को पता था कि आज की मीटिंग में क्या होने वाला है। पिछले जन्म में आज की इस मीटिंग में उसके भाई की प्रिंट की जाने वाली प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव चुरा ली गई थी। ये काम किसी और ने नहीं, उसके सो-कॉल्ड फ्रेंड रंजीत ने ही करवाया था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का हेड भी रंजीत ने अपने ही किसी आदमी को बनवाया था। और बाद में कंपनी में घपला करके रंजीत ने अपना फ़ायदा और कंपनी का बहुत बड़ा लॉस करवाया था, और इसका इल्ज़ाम उसने ऋषि पे डाला था। और पार्थ ने भी ऋषि की बात पे विश्वास नहीं किया और रंजीत पे ही ट्रस्ट किया था। कितना बेवकूफ़ था मैं कि सच्चे और झूठे में मुझे कभी फ़र्क ही नज़र नहीं आया। मेरे अपनों मैंने कभी ट्रस्ट नहीं किया, जो हमेशा मुझसे प्यार करते थे, हमेशा मेरा भला चाहते थे। और बदले में मैंने क्या किया, हमेशा मेरी वजह से मेरे अपनों को तकलीफ़ हुई है। पर अब और नहीं, अब बारी उनकी है जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया। इस बार गलत मेरे अपनों के साथ नहीं बल्कि उनके साथ होगा, पार्थ ने जुनून से कहा। थोड़ी ही देर में पार्थ ने गौरव को बुला के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। गौरव हैरानी से, सर अरे यू शो कि आप ऐसा ही चाहते हैं? आई मीन इससे पहले कि गौरव कुछ और कहता पार्थ ने उसे घूर के देखा, तो गौरव तुरंत चुप हो गया। बॉस यहाँ मैं हूँ या तुम? पार्थ ने पूछा। गौरव ने घबराते हुए जवाब दिया, बॉस आप। पार्थ, तो जो बोला जाए बिना सवाल के उतना करो, टाइम आने पर तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझे? गौरव, जी जी सर, और जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है, पार्थ के ऑर्डर्स को फॉलो करने। आधे घंटे बाद मीटिंग रूम में, सो गाइज लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, गौरव ने सबके सामने अनाउंस किया। मीटिंग रूम में इस वक्त प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टाफ मेंबर्स और प्रोजेक्ट पार्टनर्स वहां मौजूद थे। आज जिस भी कंपनी के पार्टनर की प्रेजेंटेशन यहां इस मीटिंग में अप्रूव होती, में लीड और डिसीजन लेने का हक भी उसकी पार्टनर कंपनी को होता, इसलिए भी ये मीटिंग जरूरी थी। और पार्थ के रहते डिसीजन टेकिंग लीड किसी और कंपनी को मिले ये उसे कटाई बर्दाश्त नहीं था। आखिर इंडिया की वन ऑफ टॉप 5 बिजनेसमैन में उसका नाम आता था, तो ये बात तो उसके इज्जत की थी। अगर उसके सामने ये डिसीजन टेकिंग एडवांटेज किसी और को मिलता तो। इससे पहले कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, आई वॉन्ट टू से समथिंग, पार्थ ने कहा। जैसा कि हम सब जानते हैं,
ये प्रोजेक्ट हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, आगे चल के हम इसमें बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए मेरा ख्याल ये है कि इस प्रोजेक्ट का लीड उसी को चुना जाए जो सच में इसके काबिल हो। मतलब, एक पार्टनर ने पूछा। पार्थ, मेरा मतलब है कि जो भी इस प्रोजेक्ट को हेड करेगा उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस चैलेंज को फेस करने का टैलेंट भी होना चाहिए। राइट, तो इसीलिए आज की इस प्रेजेंटेशन से ही शुरुआत क्यों ना करें। वो कैसे? मेरा मतलब है कि आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पार्थ, हम कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा डिटेल में बताएंगे। तीसरे पार्टनर ने कहा, आज की ये मीटिंग 3D पैनल पर नहीं बल्कि व्हाइट बोर्ड पे होगी। वॉट? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और कानाफूसी शुरू हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर पार्थ, व्हाइट बोर्ड पेपर क्यों? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उसका यूज़ क्यों ना करें? ये तो बेवकूफ़ी होगी। आज के ज़माने में व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन कौन देता है? एक पार्टनर जिसका नाम कुणाल था उसने पार्थ के खिलाफ जाते हुए कहा, आई एम नॉट एग्री विद दिस आइडिया। क्यों नहीं मिस्टर कुणाल? गाइज, आई नो मेरा ये आइडिया आप सबको बकवास लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट में इस आइडिया से हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसा हेड मिलेगा जिसमें सच में एक लीडरशिप क्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो एबिलिटी होगी जो हम वक्त आने पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से निकाल पाने में सक्षम होगा। वो कैसे? इस वक्त सभी लोग अपनी अपनी पेन ड्राइव में अपनी प्रेजेंटेशन सेव करके लाए होंगे, राइट? अब सिचुएशन ये होगी कि अब सभी को अपनी प्रेजेंटेशन ऑरली व्हाइट बोर्ड की हेल्प से देनी होगी, वो भी क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। जिसने भी ये चैलेंज पूरा किया वही इस प्रोजेक्ट को हेड करेगा। तो कहिए, क्या आप सब मेरे इस बात से एग्री करते हैं? पार्थ ने कहा। पहले तो सभी थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन बाद में सबने ही पार्थ के इस आइडिया को रजामंदी दे दी, सिवाय कुणाल के, क्योंकि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जी हाँ, ऋषि की प्रेजेंटेशन चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि कुणाल ही था। लेकिन बाकी सबके हाँ कहने के बाद अब वो भी क्या ही बोल सकता था। इसलिए तो पार्थ ने आइडिया लगाया था, क्योंकि वो जानता था कि चोरी करने वाला दिमाग न्यू सिचुएशन में नहीं डाल सकता, और जिसने सही मायने में प्रेजेंटेशन बनाई होगी सिर्फ वही आज यहाँ आने थॉट्स इस व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंट कर पाएगा। पहले बाकी सभी पार्टनर्स ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दी और अब बारी थी पार्थ की कंपनी के प्रेजेंटेशन की जो ऋषि को देनी थी। जानने के लिए बने रहे। चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन, पार्थ और रीत का रिश्ता। इसलिए तो पार्थ ने आइडिया लगाया था, क्योंकि वो जानता था कि चोरी करने वाला दिमाग न्यू सिचुएशन में नहीं डाल सकता, और जिसने सही मायने में प्रेजेंटेशन बनाई होगी सिर्फ वही आज यहाँ आने थॉट्स इस व्हाइट बोर्ड पर प्रेजेंट कर पाएगा। पहले बाकी सभी पार्टनर्स ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दी और अब बारी थी पार्थ की कंपनी के प्रेजेंटेशन की जो ऋषि को देनी थी। अब आगे पार्थ को याद था कि पिछली बार ऋषि अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी भी थी, लेकिन एंड टाइम पे उसकी प्रेजेंटेशन को कुणाल के द्वारा चुरा लिया गया था। ऋषि की बहुत इंसल्ट हुई थी, और उसकी वही प्रेजेंटेशन कुणाल ने अपना बता के प्रेजेंट किया था, और सबकी एप्रिशिएशन हासिल की थी, और ऋषि कुछ नहीं कर पाया था। उस वक्त अर्थ ने भी उसकी बात का विश्वास न करके उसे डिमोट कर दिया था। लेकिन आज पार्थ को ये पता था कि ऋषि की प्रेजेंटेशन कुणाल ने चोरी कर ली है, जिसका पता ऋषि को भी वही नहीं है। इसीलिए पार्थ ने सबके सामने ये आइडिया दिया कि सभी लोग अपना आइडिया व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंट करें। ऋषि आगे आके अपना प्रेजेंटेशन देता है। उसे वर्ड तो वर्ड और अमाउंट का हर फिगर बिल्कुल सटीक और क्लियर प्रेजेंट किया था। उसने व्हाइट बोर्ड पे ही बार ग्राफ्स ड्रॉ करके और उन्हें क्लियरली मेंशन किया था। सभी उसकी प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे। उसकी प्रेजेंटेशन खत्म होते ही पूरे मीटिंग हॉल में तालियां बजने लगी, और आज पार्थ को भी अपने भाई पे गर्व महसूस हो रहा था कि उसके भाई ने कितना टैलेंट है। वाओ मिस्टर पार्थ, मानना पड़ेगा ऐसे ही आपकी कंपनी टॉप 5 में नहीं है। आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का टैलेंट और मेहनत काबिले तारीफ है। एक 50 साल के उम्र के पार्टनर मिस्टर मेहता ने कहा। बाकी सब भी टॉप बिजनेसमैन ही वहां बैठे थे। आखिर पार्थ वालिया अपनी स्टेटस के हिसाब से ही तो प्रोजेक्ट्स और पार्टनर के चूज करेगा। मिस्टर मेहता की बात से बाकी सब पार्टनर्स भी सहमत थे। हमें तो डर है कि इस बार भी आप ही हमारे हाथ से ये लीड ले जाएंगे। आखिर आपके एम्प्लॉय ने सबसे बेस्ट आइडिया जो पेश किया है। हाँ, आखिर ऐसे एम्प्लॉयज़ आप लाते कहाँ से, हम भी बता दीजिए, हम भी वहीं से इंपोर्ट करवा लेंगे।
कह के सभी लोग हंसने लगे। ऋषि को भी अपनी तारीफ सुन ये पता चल गया था कि उसकी प्रेजेंटेशन सबको पसंद आई। लेकिन फिर भी उसका फोकस तो अपने भाई पार्थ के ऊपर था कि क्या पार्थ भाई को भी ये प्रेजेंटेशन उतनी ही अच्छी लगी। उसने जब से ये कंपनी ज्वाइन की थी तब से वो पार्थ के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनना चाहता था। वो चाहता था कि एक बार उसका भाई भी उसकी तारीफ करे। उसका मोटिवेशन पार्थ की अप्रिशिएशन हासिल करना था, इसीलिए वो बहुत मेहनत करता था। पार्थ भी जो अब तक बाकी सबके साथ उनका जोक सुन हंस रहा था। उसने कहा, सॉरी मिस्टर मेहता, बट ये प्रोडक्शन तो मेरे ही घर की है। I mean ये कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं बल्कि वालिया खानदान का खून है, पार्थ वालिया का भाई। टैलेंट तो वालिया खानदान में कूट कूट के भरा है और ये जो आप सब ने देखा ये तो बस नमूना है। ये सब कहते हुए पार्थ अपनी चेयर से खड़े होके जहां ऋषि खड़ा था उसके बगल में जाके खड़ा हो जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसने ये सब कहा था। पार्थ की बात सुन के बाकी सब के साथ साथ ऋषि को भी सरप्राइज के साथ झटका भी मिलता है। उसे आज पार्थ के मुंह से अपने लिए भाई सुन के ऐसा लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। इसी के लिए तो वो न जाने कब से तरस रहा था, अपने भाई के मुंह से अपने लिए भाई सुनने के लिए। ऋषि का तो जैसे आज दिन ही बन गया। बाकी सब भी पार्थ के मुंह से ऋषि किया भाई सुन के शॉक थे, क्योंकि किसी को भी आज तक कंपनी में भी ये बात पता नहीं थी कि ऋषि पार्थ का भाई है, क्योंकि ऋषि हमेशा एक आम एम्प्लॉय की ही तरह कंपनी में काम करता था। उसके अंदर ज़रा सा भी ईगो या एटीट्यूड कभी किसी ने महसूस नहीं किया था। बाकी सभी एम्प्लॉयज़ ये सुन के याद करने लगे कि कहीं उन्होंने ऋषि के साथ कभी कोई गलत बिहेवियर तो नहीं किया ना, वरना आगे चल के उन्हें इस बात का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। और जिन्होंने ऐसा किया था वो तो अपना ठुक गटक रहे थे कि क्या होगा अगर पार्थ को इस बारे में ऋषि ने उससे उनकी शिकायत कर दी तो। वहां मौजूद बाकी पार्टनर्स में से एक ने कहा, मिस्टर पार्थ, आज तक हमने कभी भी आपके किसी भाई के बारे में नहीं सुना था, और अगर ऐसा था तो आपका भाई आपकी ही कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय बन के क्यों रह रहा है? हाँ मिस्टर पार्थ, बताए आपका भाई अपनी ही कंपनी का नौकर बैंक क्यों? कुणाल ने पार्थ को एक मॉकिंग स्माइल देते हुए सबके सामने पूछा, क्योंकि कुणाल को पार्थ और ऋषि के रिश्ते के बारे पता था, जो कि रंजीत ने ही बताया था। वो भी बाकियों की तरह शॉक्ड था, लेकिन वो यहाँ सबके सामने पार्थ को अपने भाई को नौकर बना के रखना, इस बात को सबके मन में डालना चाहता था ताकि पार्थ की इमेज सबके सामने खराब हो जाए। कुणाल के इरादे समझते हुए पार्थ ने एक स्माइल के साथ सबसे कहा, हम वालियास का एक रूल है कि अपनी काबिलियत को हम अपने टैलेंट के दम पे साबित करते हैं, ना कि अपने सरनेम के दम पे। यही मेरे ग्रैंडफादर ने भी किया था, उसके बाद मेरे फादर ने, फिर मैंने, और अब मेरा भाई ऋषि वालिया भी। जैसा कि आज आप सब ने माना कि उसमें टैलेंट है। एम आई राइट? पार्थ ने सबको तरफ देखते हुए क्वेश्चन किया। हम बिल्कुल सही कहा मिस्टर पार्थ। आखिर वालिया खानदान के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता। अपने टैलेंट के दम पर ही आज वालिया इंडस्ट्री टॉप 5 में गिनी जाती है, मिस्टर मेहता ने कहा। और देन तो क्यों ना अब मिस्टर कुणाल भी अपनी प्रेजेंटेशन दे दे, ताकि डिसीजन लिया जा सके। क्यों मिस्टर कुणाल, सही कहा ना मैंने? पार्थ ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसके पास चुराए हुए आइडिया को अपना कहने का कोई स्कोप नहीं है, और उसके पास अपना आइडिया तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक वैसा ही हुआ, कुणाल के पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं था। आई थिंक आपसे बेहतर लीड हमें कोई मिल ही नहीं सकता मिस्टर वालिया, इसीलिए मैंने अपना आइडिया स्किप कर दिया। आखिर सभी को आपके एम्प्लॉय का, ओ सॉरी आपके भाई का आइडिया ही बेस्ट लगा। तो क्या मैं ये समझूं मिस्टर कुणाल कि आपके पास अपना कोई आइडिया है ही नहीं जिसे आप प्रेजेंट कर सके? पार्थ ने मॉकिंग स्माइल के साथ कहा। ये सुन कुणाल का तो खून खौल रहा था कि एक तो पार्थ ने उसका प्लान फ्लॉप कर दिया था और दूसरा सबके सामने उसे इनडायरेक्टली एम्बैरेस भी कर रहा था। सड़क पर रीत अकेले सड़क पे पैदल चले जा रही थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो जहाँ जहाँ ट्यूशन्स देती थी उसने सबसे मदद मांग के देख लिया था, लेकिन सबने अपने हाथ खड़े कर दिया थे। आखिर एक ट्यूशन टीचर को कोई क्यों ही इतना ट्रस्ट करता कि लोन दे सकता था। रीत ने अपने चाचा चाची से भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया। फ्लैशबैक चाचा जी प्लीज़, अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप जानते हैं कि हमारी फैमिली के नाम पे सिर्फ आप लोग ही हमारे पास है। अगर फैमिली हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा? बताइए।
मॉम डैड के बाद आप लोग ही हमारे सब कुछ है। प्लीज़ चाचू, वी नीड योर हेल्प। 10 लाख की नीड है तुम्हें। तुम्हारी इतनी बड़ी नीड को पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। चाचा जी ने कहा, ऊपर से तुम तो जानती हो कि बिजनेस में हम कितना लॉस हो रहा है। भाई साहब ने मार्केट से न जाने कितना लोन के रखा था। मेरी तो पहले ही उसे भरते भरते कमर टूट रही है, और ऊपर से तुम और मुझे 10 लाख का बोझ डालना चाहती हो। तुम क्या चाहती हो, इन कर्जों के नीचे दब के मार जाऊं मैं? बोलो चाची जी, और नहीं तो क्या। अपनी महंगी साड़ी से खुद को हवा करते हुए भाई साहब का कर्जा चुकाते चुकाते मेरे गहने तक बेच दिए इन्होंने। रीत की नज़र चाची जी के गले में पहने हुए नेकलेस पे जाती है जो डायमंड का था। रीत की नज़रों को भांपते हुए चाची जी थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, ये तो नकली है, आर्टिफिशियल। देखी अब क्या दिन आ गए हैं हमारे, नकली गहने पहनने पड़ रहे हैं। हाय री मेरी फूटी किस्मत, हम क्या थे और अब क्या हो गए। चाची जी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, और तुम हमसे पैसे मांग रही हो? तुम्हारा पति तो खुद कितना अमीर है। तुम खुद करोड़ों की मालकिन हो, अपने पति से क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे पति का इलाज करा दे? देखो रीत, शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन शादी के बाद लड़की को अपने मायके वालों को परेशान करना छोड़ देना चाहिए। अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारे पति का घर ही अब तुम्हारा अपना है। इसीलिए प्लीज़ बार बार यहाँ मत आया करो हम और परेशान करने। अब अपने पति को जाके परेशान करो। चाची जी ने रीत को ताना मारते हुए कहा। मीटिंग रूम में ई फाइनली इस बार वालिया इंडस्ट्री को ये डिसीजन लीड प्रोजेक्ट में मिल गया। पार्थ को इस बात से ज़्यादा खुशी आज सबके सामने ऋषि को अपना भय एक्सेप्ट करके और उसकी मेहनत का क्रेडिट उसे दिलाकर मिला था। वही ऋषि की भी खुशी का आज ठिकाना नहीं था। रीत के घर पे ई चाची जी, ये आप क्या कह रही है? बल्कि आप अच्छे से जानती है कि मेरी शादी बस नाम की है, जो मैंने आप लोगों के कहने पे ही की थी। उस वक्त भी आप लोगों ने मुझसे ये वादा किया था कि आप विहान, रीत का भाई, का इलाज करवाएंगे। तो मैंने उन मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। मैंने तो आज तक अपने पति की शकल तो नाम तक नहीं सुना। आप लोगों ने मुझे जो कहा मैंने वो किया, तो आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रीत ने रोते हुए कहा। हाँ, रीत की शादी हो चुकी है। उसका पति कोई और नहीं बल्कि पार्थ ही है। फ्लैशबैक, पार्थ की शादी सौम्य से होने वाली थी, लेकिन सौम्य रंजित से प्यार करती थी, इसीलिए वो शादी के दिन ही घर से भाग गई। और पार्थ को ये बात पता चलने के बाद पार्थ भी गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन पूरे मीडिया में ये बात फैल चुकी थी कि पार्थ वालिया की शादी होने वाली है, और शादी से लड़की का भागना ये एक बेइज्जती की बात थी, जो पार्थ के दादाजी को मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने पार्थ से मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करवा लिया, ताकि वो पार्थ की शादी करवा सके। फिर चाहे लड़की कोई भी हो, उन्हें अपनी इज्जत से मतलब था। पार्थ अपने दादाजी की बात कभी नहीं टालता था, इसीलिए उसने गुस्से में उन पेपर्स पे साइन कर दिया। पार्थ के दादाजी रघुराज जी, रीत के चाचा चाची नीलम और पंकज से कहा कि अगर वो अपना बिजनेस बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दूसरी बेटी की शादी पार्थ से करवानी होगी, क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल था। नीलम और पंकज ने कहा कि उनकी एक बेटी सौम्य तो भाग गई और दूसरी बेटी अभी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो अमेरिका में रहती है। उसके आने के बाद वो उसके साइन करवा देंगे। नीलम और पंकज तो ये जान के खुश हो रहे थे कि उनकी एक नहीं तो दूसरी बेटी की शादी पार्थ वालिया से हो जाएगी, जिसका खंडन इतना अमीर है। लेकिन तभी रघुराज जी ने उन दोनों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा कि उनकी घर में इस वक्त एक और लड़की मौजूद है, वो कोई और नहीं रीत थी, जो इस वक्त अपने भाई के साथ उसके कमरे में ही थी उसकी देखभाल के लिए। वो नीचे शादी में नहीं आई थी, लेकिन रघुराज जी उसके बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने रीत के ही साइन मांगे थे उन पेपर्स पे। नीलम और पंकज को ना चाहते हुए भी उन पेपर्स पे रीत के साइन करवाने पड़े, और उस दिन से रीत और पार्थ का रिश्ता जुड़ गया, जिसके बारे में को दोनों खुद भी अनजान थे। प्रेजेंट टाइम रीत रो रही थी। आंसू बहन बंद करो, नीलम जी ने गुस्से से कहा। हाँ, हमने कहा था, लेकिन क्या करे, हम खुद को बेच दे। बोलो, तुम्हारे पिताजी सिर पर इतना कर्जा छोड़ के गए हैं कि उसे उतरते उतारते हम बूढ़े हो जाएंगे, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे भाई के इलाज के लिए हम तुम्हें 10 लाख दे दे, और 10 लाख तो तुम ऐसे मांग रही हो जैसे 10 रुपये मांग रही हो। इस वक्त हमारे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? तुम्हें हम यहाँ रहने दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है।
आखिर बचपन से हम ही तो तुम्हारा सारा खर्च उठा रहे हैं ना। लेकिन अब हमसे नहीं होगा। ये कह के नीलम पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। और पनकल भी एक भी बार रीत की तरफ देखे बिना उसके पीछे पीछे चला जाता है। रीत की अब हर उम्मीद टूट चुकी थी। आखिर वो कहाँ से लाए 10 लाख रुपए। ये सोचते हुए वो रोते हुए अपने भरी कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। नीलम और पंकज दोनों ही बहुत ज़्यादा लालची थे। रीत के पेरेंट्स के मरने बाद दोनों ने मिलकर उनके बिजनेस पे कब्जा जमा लिया। रीत और विहान उस वक्त बहुत छोटे थे, इसीलिए उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। शुरू से ही नीलम और पंकज ने उन्हें ये झूठ कहा था कि उनका बिजनेस जो रीत के पिता का था वो लॉसेस में चल रहा है, क्योंकि रीत के पिता ने मार्केट से बहुत उधार लिया था जिसे वो लोग अब तक भर रहे हैं। बल्कि सच्चाई बिल्कुल इससे उल्टी थी। वो लोग रीत और विहान के फादर के बने बनाए बिजनेस और पैसों पे ऐश करते थे और उन दोनों को सिर्फ बेसिक फैसिलिटी ही दिया करते थे। रीत ने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप के दाम पे की था। विहान भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। वालिया इंडस्ट्री ई। पार्थ अपने केबिन में किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने गौरव, ऋषि और पार्थ की असिस्टेंट रिया खड़ी थी। सबको ये पता चल चुका था कि प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यानी कंपनी में से ही कोई गद्दार था जिसने पेन ड्राइव बदल दी थी। पार्थ को पता था कि वो इंसान कोई और नहीं, रिया उसकी सेक्रेटरी थी जो रंजित का ही एक मोहरा थी। ये बात पार्थ को पिछले जन्म में पता चली थी। रिया उसकी कंपनी की बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रंजित को देती थी, जिसकी मदद से रंजित ने बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने नाम किया थे। पार्थ को इस वक्त खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों वो पहले इतना बेवकूफ़ था कि कभी अपने और पराये में अंतर नहीं कर पाया। लेकिन ये बात साबित करने के लिए कि रिया ही गद्दार है, पार्थ ने उससे पीछे अपने आदमी लगाए और जो सबूत मिले उसके दाम पर अब ये साबित हो चुका था कि रिया ने ही वो पेन ड्राइव बदली थी। गौरव, पार्थ ने ठंडे लहजे में कहा। गौरव, जी सर। पार्थ, मिस रिया को उनकी असली जगह पहुंचाओ, ये वही डिजर्व करती है। कॉल थे पुलिस राइट नाउ। ये सुनते ही रिया डर से कांपने लगी और पार्थ के सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगी। नो सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी सिर PLF। पार्थ, कोल्ड हंसी हंसते हुए, मैं तुम्हें मौका दूंगा तब न मिस रिया कि तुम दोबारा गलती करो। कुछ ही देर में पुलिस आके रिया को अरेस्ट कर लिया और पार्थ ने गौरव से कह के एक नई सेक्रेटरी को हायर करने के लिए कहा। पार्थ, ऋषि अपना पार्थ की तरफ देखते हुए, जी सर। पार्थ, आज से तुम हमारे इस नए प्रोजेक्ट के हेड हो, इसके सारे डिसीजन तुम लोगे। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकते हो, तुम्हें पूरी आज़ादी है। आई ट्रस्ट यू कि तुम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। गॉट इट। ऋषि, जो पार्थ को बात सुन मन ही मन गदगद हो रहा था कि आज पहली बार उसके भाई ने उस पर अपना ट्रस्ट दिखाया है। वो ये डिसाइड करता है कि वो पार्थ की उम्मीद को लेट डाउन नहीं करेगा। अक्सर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता पार्थ का फ़ोन रिंग हुआ और पार्थ ने कॉल पिक कर ली। पार्थ, हेलो वॉट, ठीक है मैं अभी आता हूँ, बट याद रहे जब तक मैं न आ जाऊँ उसे कुछ नहीं होना चाहिए, समझे। पार्थ को अचानक ऐसे बात करते देख ऋषि भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने तुरंत पूछा, सिर क्या हुआ आप? ऋषि ये पूछने को था कि पार्थ ने कहा। पार्थ, गौरव जल्दी गाड़ी निकालो। ये सुन ऋषि कुछ नहीं बोला और फिर से चुप हो गया और वही खड़ा हो गया। पार्थ जो अपना कोट लेके दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसने ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, ऋषि तुम वहां खड़े खड़े क्या रहे हो, जल्दी चलो मेरे साथ। ऋषि अचानक से पार्थ के कहने पे एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले पार्थ जो कभी उससे जल्दी बात तक नहीं करता था और आज वो उसे अपने साथ चलने को कह रहा है। ऋषि को पार्थ में अचानक आए हुए इस बदलाव से अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी। ये बात उसके लिए बहुत नई थी जिसे हजम करने में उसे टाइम लग रहा था। चलो भी, पार्थ ने एक बार फिर से तेज आवाज में कहा। पार्थ को देख के लग रहा था कि वो इस वक्त बहुत जल्दी में था। ऋषि भी पार्थ के बुलाने पर होश में आता है और पार्थ के पीछे पीछे चल देता है। पार्थ अपने कदम जल्दी जल्दी ले रहा था, जैसे कोई ट्रेन छूट रही थी, और थोड़ी ही देर में उसकी कार सड़कों पे भाग रही थी। आखिर पार्थ क्यों है इतनी जल्दी में? कैसे करेगी रीत अपने भाई का इलाज? आखिर कब आएगी पार्थ को रीत की याद? जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डन।
चैप्टर 6 प्रीत के आंसू पार्थ का गुस्सा। पार्थ, गौरव जल्दी गाड़ी निकालो। ये सुन ऋषि कुछ नहीं बोला और फिर से चुप हो गया। और वही खड़ा हो गया। पार्थ जो अपना कोट लेके दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसने ऋषि की तरफ देखते हुए कहा, ऋषि तुम वहां खड़े खड़े क्या रहे हो, जल्दी चलो मेरे साथ। ऋषि अचानक से पार्थ के कहने पे एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले पार्थ जो कभी उससे जल्दी बात तक नहीं करता था, और आज वो उसे अपने साथ चलने को कह रहा है। ऋषि को पार्थ में अचानक आए हुए इस बदलाव से अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी। ये बात उसके लिए बहुत नई थी जिसे हजम करने में उसे टाइम लग रहा था। चलो भी, पार्थ ने एक बार फिर से तेज आवाज में कहा। पार्थ को देख के लग रहा था कि वो इस वक्त बहुत जल्दी में था। ऋषि भी पार्थ के बुलाने पर होश में आता है और पार्थ के पीछे पीछे चल देता है। पार्थ अपने कदम जल्दी जल्दी ले रहा था, जैसे कोई ट्रेन छूट रही थी, और थोड़ी ही देर में उसकी कार सड़कों पे भाग रही थी। अब आगे ऋषि, गौरव और पार्थ तीनों एक साथ जा रहे थे। उन दोनों की ही हिम्मत नहीं थी कि पार्थ से कोई सवाल पूछे। थोड़ी देर में सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। ऋषि के मन में चल रही उथल पुथल को शांत करते हुए पार्थ ने कहा। तो ऋषि भी चुपचाप बैठ गया। लेकिन पार्थ का फोन बार बार बजता जा रहा था, जिससे से इरिटेट होके पार्थ ने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया और फिर अपना सिर टिका के बैठ गया। मुंबई के एक होटल में हाउ डरे ही ब्लॉक माई नंबर, एक लड़की ने गुस्से से बेड पे फोन पटकते हुए कहा। व्हाट हैपन जान, क्यों अपने खूबसूरत चेहरे पे गुस्सा करके क्यों स्ट्रेस लाइंस बढ़ा रही हो? तुमने तो कहा था कि अभी तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। तो फिर अब क्या करे? मेरे शादी से भागने के बाद से ही वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। ऐसा न हो कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा बेबी, तुम्हारा हुस्न ही ऐसा है कि कोई भी इसमें फंसे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे 2 आंसू उस पार्थ के पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, ये दोनों कोई और नहीं बल्कि सौम्या और रंजित थे। सो डोंट वरी बेबी, मेरे पास ऐसा प्लान है कि वो भागते हुए आएगा तुम्हारे पास। पर फिलहाल तुम मुझ पे ध्यान दो। ये कह रंजित सौम्य को किस करने लगता है और धीरे धीरे उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। सौम्य अपनी शादी से पार्थ को छोड़ सीधे रंजित के पास आ गई थी, क्योंकि वो रंजित से प्यार करती थी और पार्थ से शादी नहीं करना चाहती थी। पार्थ भी सौम्य से बहुत प्यार करता था, इसीलिए सौम्या के जाने के बाद वो टूट सा गया था और उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। और रंजित यही तो चाहता था, वो पार्थ को टूटते हुए गिरते हुए देखना चाहता था। रंजित कॉलेज टाइम से पार्थ का दोस्त था। पार्थ हमेशा से ही हर चीज़ में आगे था। वो हमेशा से टॉप कार्य था, चाहे स्टडी हो या स्पोर्ट्स। रंजित भी हमेशा आगे रहने वालों में से ही था, लेकिन पार्थ के आने के बाद वो नंबर 2 पे हो गया थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स के ज़बान पे हमेशा पार्थ का नाम सुन के उसे पार्थ से जलन महसूस होने लगी थी। और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की भी पार्थ की गर्लफ्रेंड थी, जो कोई और नहीं सौम्य थी, जिसे दिल ही दिल में रंजित भी पसंद करता था। लेकिन जब पार्थ ने सौम्य को प्रपोज किया और सौम्य ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन से ही रंजित को लगा कि पार्थ हमेशा से ही उससे उसका सब कुछ छीन लेता है। और उस दिन से उसने पार्थ से उसका सब कुछ छीनने की कसम खा ली। और शुरुआत उसने सौम्य से की। पार्थ सौम्य को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था, क्योंकि वो पहले अपने करियर पे फोकस कर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, ताकि वो सौम्य को हर खुशी दे सके, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टेंस हो गई, जिसका फ़ायदा रंजित ने उठाया और उसने सौम्य को पार्थ से दूर कर खुद के करीब कर लिया। और अब सौम्य रंजित से इतना प्यार करने लगी थी कि रंजित उसे जो भी करने के लिए कहता वो सब कुछ करने को तैयार हो गई। शायद इसीलिए कहते कि प्यार अंधा होता है, जिसे सही गलत का फ़र्क भी नहीं दिखाई देता। कार में ओ गॉड, ये बॉस अब क्या करने वाले हैं? कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये तो शौक पे शौक देते हैं बस, और इनके शौक मुझे बहुत भारी पड़ता है। हे भगवान, प्लीज़ मुझे इनके शौक से बचना। आई प्रॉमिस स्ट्रीट एनिमल्स को रोज खाना खिलाऊंगा प्लीज़, और इस ठंड में गरीब लोगों को कंबल भी बांटूंगा। क्योंकि गौरव अच्छे से जानता था कि भगवान को 1 किलो या 10 किलो लड्डून से भोग लगा के खुश नहीं किया जा सकता। भगवान तो जब अपने बच्चों को किसी गरीब की मदद करते देखते हैं उसमें उन्हें ज़्यादा खुशी मिलती है। थोड़ी देर में उनकी कार आके एक क्लब के आगे आके रुकती है।
पार्थ बिना किसी का इंतजार किया जल्दी से अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे इतनी जल्दी में देख ऋषि और गौरव भी थोड़े हैरान थे। वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। पार्थ जब क्लब के अंदर पहुंचता है तो उसे देख कई लोग तो हैरान होकर बस उसे एक तक देखते रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्थ वालिया, जिसे हम न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर ही देखते थे, आज ऐसे उनके सामने से चल के आ रहा है। लड़कियां तो पार्थ के लुक्स को देख पास मुंह खोले देखती ही जा रही थी, क्योंकि अर्थ की गुड लुक्स थी ही ऐसी कि जो एक बार देख के बस देखता ही रह जाए। लेकिन पार्थ को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी निगाहें तो किसी को बुरी तरह से घूर रही थी। ऋषि और गौरव भी जब अंदर आते हैं तो अंदर का माहौल देख थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त क्लब में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी और बीचों बीच कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ रखा था और उसे देखने से लग रहा था कि उन लोगों ने उसके साथ हाथापाई की है। ये सारा नज़ारा वहाँ खड़े सारे लोग बस तमाशे की तरह एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कोई भी आगे आके मदद करने को तैयार नहीं था। बस अपनी जगह खड़े होके ये सब होता हुआ देख रहे थे। दुनिया ऐसी ही है, जब तक खुद पे ना पड़े तब तक सब बढ़िया है। जो हो रहा है होने दो, हमें क्या। उस लड़के को देख ऋषि ने घबराते हुए चिल्लाता है, व्योम। हाँ, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि व्योम था, ऋषि और पार्थ का छोटा भाई। ऋषि के चिल्लाने से पार्थ और बाकी सब का ध्यान उस तरफ जाता है जहां एक आदमी अपने हाथों में चाकू पकड़ रखा था, जो शायद उस लड़के को मारने जा रहा था। वो बहुत तेजी से व्योम की तरफ बढ़ा ही था कि किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया, जिससे वो आदमी चीख पड़ा, क्योंकि पार्थ ने उसके हाथों को इतनी तेज मोड़ा था कि उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ सबको सुनाई दी थी। इस वक्त पार्थ की आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठने की? किसी को हाथ लगाने से पहले सामने वाले का बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि तुम जिससे भीड़ रहे हो वो चीज़ क्या है। पार्थ ने एक एक सब गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और एक किक मार के उस आदमी को दूर फेंक दिया। उसके बाद पार्थ सीधे व्योम की तरफ बढ़ जाता है। खुद की तरफ पार्थ को आता देख व्योम एक पल के लिए सहम जाता है, क्योंकि पार्थ का चेहरा पे गुस्सा अभी भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। व्योम को डर था कि कहीं पार्थ उसे भी मारने तो नहीं आ रहा है। ये सोच के कि इन सब में उसकी गलती है, पार्थ जैसे ही अपना हाथ व्योम की तरफ बढ़ाता है, व्योम डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऋषि भाई प्लीज एक बार व्योम की बात तो। ऋषि ने डरते हुए व्योम की तरफ से बोलने की कोशिश की, क्योंकि एक पल के लिए तो ऋषि और गौरव को भी यही लगा था कि पार्थ कहीं सच में व्योम को पीटने तो नहीं वाला। इसीलिए ऋषि भी व्योम की तरफ से बोलने को होता है, पार्थ इसमें सुनना सुनना क्या है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ क्या हुआ है? पार्थ की ऐसी बात सुन के तो ऋषि, व्योम और गौरव तीनों को ही ये विश्वास हो जाता है कि पार्थ ने व्योम को ही गलत मान लिया है, और व्योम का खास करके मुंह रोने जैसा ही हो जाता है कि अचानक पार्थ की अगली लाइन सुनाई देती है, इन सब ने कितना मारा है छोटे को। और पार्थ व्योम का चीन पकड़ के उसके फेस को इधर उधर घुमा के उसके चेहरे पे चोट के निशान देखने लगता है, और व्योम के फेस पे चोट को देख पार्थ का गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन पार्थ की आखिरी लाइन सुन और उसे व्योम की इतनी फिक्र करते देख तीनों ही हैरान हो जाते हैं। व्योम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे जो अपने भाई का प्यार खुद के लिए देख के आते थे। और ऋषि को भी ये बात दिल को छू गई कि पार्थ को व्योम की चिंता है। ऋषि हमेशा से ही एक बड़े भाई का फर्ज बहुत अच्छे से निभाता आया था। गलती होने के बावजूद वो कई बार व्योम को बचाता था और उसकी सभी छोटी और बचकानी हरकतें झेलता था। वो कृति और व्योम दोनों को ही पैम्पर भी करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके भाई बहन शरारती हो सकते हैं लेकिन गलत नहीं। व्योम तुरंत पार्थ के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, व्योम भाई आपको पता है इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। ये देखिए अपना फेस दिखाते हुए, मेरे फेस का तो हुलिया ही बिगड़ के रख दिया है इन कमीनों ने। मैंने इनसे कहा भी कि चाहे कहीं भी मार लो लेकिन मेरे फेस को छोड़ दो। आखिर एक एक्टर का फेस है, लेकिन उसके बाद इन सब ने मेरे फेस पे ही ज़्यादा मुके बरसाए। और भाई आपको पता है मैंने इनसे कहा भी कि तुम्हें पता नहीं कि मेरा भाई कौन है, अगर उन्हें पता चला ना तुम लोग बचने वाले नहीं हो, वरना मुझे जाने दो। लेकिन ये लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। और ये कह के व्योम फिर से पार्थ के गले लग के रोने लगता है।
अपना सारा दुखड़ा किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए मासूम सी शकल बना के व्योम अपने भाई को सुना रहा था। जैसे उससे ज्यादा मासूम इस दुनिया में कोई हो ही ना। उसकी ऐसी नौटंकी देख के ऋषि मन ही मन कहता है, शुरू हो गया ये लड़का, ये नौटंकी बाज नहीं सुधरेगा। प्रिटेंड तो ऐसे कर रहा है कि जैसे ये दूध का धुला है और इसने कुछ किया ही नहीं होगा। इसे बस पता चल जाए कि सामने वाले को इसकी फिक्र है, उसके बाद तो इसके टैंट्रम और बढ़ जाते हैं। आज भाई के सामने इतना मासूम बन रहा है। ऋषि व्योम की तरफ अपनी आंखें चोटी करके देखता है, जैसे कह रहा हो कि उसे उसकी नौटंकी समझ आ रही है। और व्योम भी ऋषि को देख अपनी नजरें इधर उधर घूमने लगता है। वैसे व्योम को चोट तो लगी थी, पर इतनी नहीं कि वो रोने लग जाए। आखिर वालिया खानदान का बेटा है, मार खाने नहीं बल्कि मारने वालों में से है। वो अकेला, और ये लोग इतने सारे, इसीलिए बेचारा पिट गया। लेकिन जब उसने अपने भाइयों को देखा तो उसके अंदर का बच्चा जाग गया और बच्चे की तरह रो के दूसरों की शिकायत लगाने लगा। आखिर आप सब ने भी तो अपने बचपन में ऐसा किया ही होगा। किसी और को दांत सुनवा के जो मजा मिलता है उसकी बात की कुछ और होती थी। ओपन माउथ स्माइल ग्रिन विंकिंग फेस, खैर ये सिर्फ बचपन की ही बात थी। भले ही व्योम ने थोड़ा ये बात कैसे भी कही हो, लेकिन उसकी बात सुन के पार्थ का इन आदमियों पे गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसे याद आया कि उसके पिछले जन्म में इसी लड़ाई में व्योम बुरी तरह से जख्मी हो गया था और इन लोगों ने उसे चाकू भी मार दिया था, जिसकी वजह से व्योम कितने ही महीनों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। अगर पार्थ को आने में देर हो जाती तो ये लोग अब तक उसे उस हाल में पहुंचा चुके होते। पार्थ ने आज सुबह ही अपने आदमियों को व्योम और कृति ओए नजर रखने को कह दिया था, ताकि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होने को हो तो पार्थ उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। इस बार वो अपने बड़े भाई के फर्ज से नहीं चूकने वाला था। ये प्रोमिस उसने खुद से किया था। दूसरी तरफ ही रीति अपनी फ्रेंड पारुल के गले लग के पिछले आधे घंटे से बस रोए जा रही थी और पारुल उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं ना कि जब कोई अपना अपने पास हो तो आंसू रोक नहीं रुकते। वो भी अपना दुख पारुल के आगे आंसुओं के रूप में निकल रही थी। पारुल रीत की सबसे अच्छी दोस्त थी, जो हमेशा उसके सुख दुख में उसका साथ देती थी। पारुल यहाँ हॉस्टल में रहती थी। उसकी मांगनी हो चुकी थी। उसका मंगेतर भी इसी शहर में रहता था, इसीलिए उसके माता पिता को थोड़ी तसल्ली थी कि अनजान शहर में वो अकेली नहीं है। रीत चुप हो, सब ठीक हो जाएगा। पारुल ने रीत की पीठ को रब करते हुए कंसोल करने की कोशिश करते हुए कहा। चैप्टर 7 सुपारी। रीति अपनी फ्रेंड पारुल के गले लग के पिछले आधे घंटे से बस रोए जा रही थी और पारुल उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं ना कि जब कोई अपना अपने पास हो तो आंसू रोक नहीं रुकते। वो भी अपना दुख पारुल के आगे आंसुओं के रूप में निकल रही थी। पारुल रीत की सबसे अच्छी दोस्त थी, जो हमेशा उसके सुख दुख में उसका साथ देती थी। पारुल यहाँ हॉस्टल में रहती थी। उसकी मांगनी हो चुकी थी। उसका मंगेतर भी इसी शहर में रहता था, इसीलिए उसके माता पिता को थोड़ी तसल्ली थी कि अनजान शहर में वो अकेली नहीं है। रीत चुप हो, सब ठीक हो जाएगा। पारुल ने रीत की पीठ को रब करते हुए कंसोल करने की कोशिश करते हुए कहा। अब आगे ई जैसे तैसे करके पारुल रीत का रोना बंद करवाती है। पारुल, रीत तू फिक्र मत कर, देख आई प्रॉमिस हम कुछ न कुछ करके इंतजाम कर लेंगे और छोटू का इलाज भी करवाएंगे। पारुल प्यार से रीत के भाई को छोटू कहती थी। लेकिन अगर तू ऐसे इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा। हाँ, और मेरी रीत तो बहुत स्ट्रांग है ना, ऐसी छोटी मोटी मुश्किलें मेरी रीत को गिरा नहीं सकती। रीत भीगी आंखों से पारुल की तरफ देखती है। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रीत, लेकिन पारुल तू 10 लाख का इंतजाम कैसे करेगी। पारुल, अरे पागल, 10 लाख का इंतजाम न सही, लेकिन जिससे हमारा काम हो जाए ऐसा आइडिया है मेरे दिमाग में। पारुल ने सोचने की एक्टिंग करते हुए अपनी आंखें चोटी करते हुए अपने दिमाग पे टैप करते हुए कहा। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। पारुल के ऐसा कहने पर रीत का दिल भर आया और उसने पारुल को गले लगा लिया। रीत, थैंक यू पारू, तू नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती। थैंक यू सो मच मेरा दोस्त बनने के लिए। हाँ मेरी माँ, मैं जानती हूँ कि मैं लाखों में एक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने कभी भी खुद पे घमंड नहीं किया। हाँ नहीं तो, पारुल ने स्टाइल झाड़ते हुए कहा। तो रीत की हंसी छूट गई। रीत ने अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा,
कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे हो सकता है? ये सुन पारुल ने उसे अपनी छोटी आंख करते हुए घूरा, तो रीत ने उसे अपनी बत्ती सी दिखा दी। ग्रिन, पारुल, अभी बताती हूँ तुझे। ये कह के वो रीत को गुदगुदी करने दी, और रीत खिलखिला के हंसने लगती है। पारुल ने फिलहाल के लिए रीत का माइंड डाइवर्ट कर दिया था, लेकिन अब वो ये सोच रही थी कि वो कैसे रीत की मदद करे। क्लब में पार्थ गुस्से से उन आदमियों को तरफ मुड़ा और अपनी जलती हुई निगाह से उन आदमियों को घूरने लगा। वो आदमी या कहे कि गुंडे भी पार्थ को देख के अंदर ही अंदर सहम गए। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे कुछ करे, लेकिन उनका लीडर जिसका हाथ पार्थ ने तोड़ा था, उसने उन सबको प्रोवोक करते हुए कहा, देख क्या रहे हो, होगा ये बड़ा बिजनेसमैन अपने घर पे, लेकिन इसे पता नहीं है कि इसने किसके आदमियों पे हाथ उठाया है। मारो इसे ताकि सबको पता चले कि डैनी भाई के लोगों को छूने का क्या अंजाम होता है। उस आदमी ने अपने हाथों को पकड़ते हुए कहा, क्योंकि उसे अपने एक हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब उसने डैनी का नाम लिया तो पार्थ एक पल के लिए लगा कि उसने डैनी नाम कहीं सुना है, पर उसने ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन गुंडों को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अपने लीडर के उकसाने और पार्थ के चैलेंज करने के बाद वो आदमी भी अब पीछे कहाँ रहने वाले थे, इसीलिए उनमें से एक एक ने पहले आगे बढ़ के पार्थ के ऊपर हाथ उठने की कोशिश की, तो पार्थ जो इस वक्त अपने दोनों हाथों को अपने जेब में खड़ा था, वो बस हल्का का साइड हो गया, जिससे वो आदमी संभाल नहीं पाया और सीधे नीचे गिर गया। इससे पहले कि उठता पार्थ ने अपना एक पैर उसकी पीठ पे रख के उसके एक साइड से दूसरी साइड चला गया। ये उसने ऐसे किया जैसे कोई नाली पार करते समय हम किसी पत्थर पे पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं। और वो गुंडा भी पस्त हो चुका था। पार्थ एक ट्रेन्ड फाइटर था। वो आज तक रोज प्रैक्टिस किया करता था। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि ऐसे गुंडों को तो वो स्मूथली चलते फिरते ही अपने रास्ते से हटा सकता था। और वो आदमी दोबारा अपनी जगह से खड़ा नहीं हो पाया और वही ढेर हो गया। सब लोग बस आंखें फाड़े पार्थ के मूव को देख रहे थे। फिर दूसरा आदमी आगे बढ़ा तो पार्थ ने अपनी लंबी टांग बढ़ा के उसके पैर में किक मारी, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है, और पार्थ फिर से उसके ऊपर भी पैर रख के क्रॉस कर जाता है। वो गुंडे तो अर्थ के इतने ईजी फाइट मोड को देख बस हैरान हो जाते हैं। अब तीसरे की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़े। तभी उनका लीडर कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारी गैंग की नाक कटवा रहे हो, एक साथ अटैक करो उस पे। ये सुन बाकी के बचे 5 गुंडे एक साथ पार्थ पे अटैक करते हैं, लेकिन पार्थ ने उन्हें भी एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली मार के धूल चटा दी। ऐसा नहीं है कि पार्थ के बॉडीगार्ड नहीं थे, उसके एक इशारे पे उसके बॉडीगार्ड्स उन सब का बुरा हाल कर देते। लेकिन पार्थ उन सब को खुद सबक सिखाना चाहता था, जिन्होंने उसके भाई की जान लेने की कोशिश की। पार्थ उस आदमी के पास जा रहा होता है जिसका हाथ उसने तोड़ा था कि वो डर के पीछे होने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं और वो नीचे गिर जाता है। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, मुझे किसी ने तुम्हारे भाई को मारने के लिए कहा था। मेरा मतलब है उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए, जिससे कि वो महीनों तक हॉस्पिटल बेड पे पड़ा रहे। उस आदमी की बात सुन के ऋषि, व्योम और गौरव शॉक होके एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पार्थ, किसने कहा था तुम्हें उसे मारने के लिए? पार्थ ने गुस्से भरी आंखों से देखते हुए कहा, अगर तुम उसका नाम बता दोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। जल्दी उसका नाम। पार्थ ने उसका हाथ अपने पैरों के नीचे दबाते हुए कहा, साहिल खुराना नाम है उस आदमी का, उसने मुझे पैसे दिए थे। उस आदमी ने दर्द से चीखते हुए कहा। पार्थ का इस वक्त खून खौल रहा था साहिल का नाम सुन के। लेकिन साहिल खुराना ऐसा क्यों करेगा सर, उसका क्या फ़ायदा होगा व्योम के साथ ऐसा करके? गौरव ने पीछे से पार्थ से कहा, ताकि मैं उसके रास्ते से हट जाऊं। व्योम ने गुस्से से कहा, इसका मतलब पिछली बार भी ये सब उस कमीने साहिल का काम था। बट नो, इस बार तुझे तेरे हर कर्म सजा मिलेगी साहिल खुराना, यू जस्ट वेट एंड वॉच। पार्थ ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा। ऋषि ने कंफ्यूज होते हुए व्योम की तरफ देखा, जैसे उसे उसकी बात समझ नहीं आई। व्योम, भाई वो, पार्थ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले गौरव, पार्थ की बात कंप्लीट होने से पहले सर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और उन सब को पकड़ के अपने साथ लेके जाने लगती है। इंस्पेक्टर, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे खास मेहमान है। इंस्पेक्टर, जी वालिया साहब,
और उन सब को अपने साथ लेके चला जाता है। गौरव, वैसे व्योम तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी फाइट उन गुंडों से कैसे शुरू हुई। आखिर किस बात पर वो तुम्हें पीट रहे थे। गौरव भले ही पार्थ का सेक्रेटरी था, पर व्योम से बड़ा था, इसीलिए वो व्योम को नाम से ही बुलाता था। क्या गौरव भाई आपने सुना नहीं उस गुंडे ने क्या कहा? उसे मुझे मारने की सुपारी दी गई थी, तो वो तो बिना बात के भी मुझे मार सकते थे ना। ऋषि, हाँ लेकिन फिर भी पब्लिक प्लेस पर वो बिना किसी रीजन के ऐसा नहीं करेंगे। ऋषि ने शक भरी निगाहों से व्योम की तरफ देखा। व्योम, क्या भाई आपको मेरी गलती नजर आ रही है कि मैंने जानबूझ के उनसे कहा आओ मुझे मारो? वो लोग एक लड़की को परेशान कर रहे थे, मैं बस उस लड़की को उनसे बचाने की कोशिश कर रहा था। गौरव, और उन्हें तुम्हें मारने का बहन मिल गया? व्योम, हाँ नहीं तो क्या, व्योम ने मुंह बनाते हुए कहा। ये देख दोनों हंसने लगे। चले कि अब और कुछ करना बाकी है, पार्थ ने सीधे कहा। भाई 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 मैं क्या कह रहा हूँ, व्योम ने पार्थ के आगे जाके उसे रोकते हुए कहा। पार्थ ने अपनी भौं उचकते हुए व्योम को देखा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों न थोड़ा एंजॉय करके यहाँ से चले। एक डांस। व्योम ने हिचकते हुए पार्थ को उम्मीद भरी नजरों से देखा। वालिया हाउस ई, एक 50 साल की औरत डिजाइनर साड़ी पहने, गले में हीरे का सेट, आंखों पे ब्रांडेड चश्मा, हाथों में सोने के कंगन, कुल मिला के अपीयरेंस ऊपर से लेके नीचे तक महंगे सामानों से लदी हुई वालिया मैंशन के में गेट पर खड़ी थी। Where everybody dies, anybody there are going to God's near। इनके कहने का मतलब है कि कहाँ मर गए सब के सब कोई है या सब भगवान को प्यारे हो गए। उस औरत ने चिल्लाते हुए कहा। लो आ गई चुड़ैल, इतने दिनों तक घर से बाहर थी तो घर में शांति बनी हुई थी, पर अब अशांति मचा के रख देगी ये औरत फिर से। एक मेड सर्वेंट ने उस औरत को देखते हुए दूसरी मेड से कहा। हूँ अंग्रेजी बोलने नहीं आती और अंग्रेज बनती है, बुढ़िया कही की। उसकी आवाज़ सुन के सभी नौकर बाहर आ गए और कविता जी और सौरभ जी भी अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। अरे दीदी आप आ गई, कविता जी ने उस औरत से कहा। ये औरत कोई और नहीं पार्थ की मामी रेनू थी, जो यहाँ बहुत ही ठाट बात से रहती थी, जैसे इस घर की मालकिन यही हो। कविता जी प्यार से रेनू जी को अंदर आने को कहती है। तभी पीछे से देवेश रेनू के पति भी आ जाते हैं। रेनू अंदर आते हुए सोफे पे बैठती है। एक मेड पानी लेके आती है और रेनू को पानी देती है। रेनू, इज यू न्यू मैड हियर? मेड जी आश्चर्य से। रेनू, अंग्रेजी नहीं आती है क्या तुम्हें? मैंने पूछा नहीं आई हो यहाँ? मेड जी मैम। रेनू, हम तभी तुम्हें नहीं पता कि आई ईट ओनली चाइल्ड वाटर and it is normal water, go and bring chilled water for me, understand? Go and I only forgives one time, second time no sorry, just go। मेड, ओक मैम मैं अभी लाती हूँ, कह के वो मेड वापस किचन में वापस चली जाती है। किचन में आकर वो मेड जो कब से अपनी हंसी रोक रखी थी रेनू की इंग्लिश सुनने की वजह से वो हंसने लगती है। उसके साथ साथ बाकी सभी नौकर भी हंसने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिससे उनकी आवाज़ बाहर न जाए। दीदी कैसी रही आप लोगों की ट्रिप, आप लोगों ने एंजॉय तो किया ना? कविता जी ने पॉलिटली पूछा, लेकिन रेनू ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। हाँ ठीक था, हमने बहुत एंजॉय किया, करते भी क्यों ना, आखिर मेरे अर्थ ने खुद एरोप्लेन की टिकट्स जो करवा के दी थी। रेनू ने कविता जी को देखते हुए ये बात कही थी। और वो होटल जहां हम लोग रुके थे वो भी तो हम खुद पार्थ ने ही ऑफर किया था। देवेश, ऑफर नहीं बाबा रेफर। रेनू, हाँ सेम टू सेम, मैंने भी यही कहा ना। रेनू, मामी हमेशा अपनी बातों ने पार्थ का जिक्र करती थी कविता जी के सामने, जिससे वो कविता जी को जेलस फील करवा सके कि पार्थ उनकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं और वो पार्थ की नज़रों में स्पेशल है। क्योंकि कविता जी को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन कविता जी को इससे जलन नहीं, हाँ दुख जरूर होता था कि पार्थ उनसे नफरत करता है। कम से कम माँ ना सही उन्हें मासी ही कह के बुला लेता, क्योंकि कविता जी पार्थ की मां की बहन थी और पार्थ की मासी भी। लेकिन सौरभ जी से शादी के बाद वो उनसे नफरत करने लगा था। चैप्टर 8 परुल एंड गौरव रोमांस। रेनू, हम तभी तुम्हें नहीं पता कि आई ईट ओनली चाइल्ड वाटर एंड इट इज नॉर्मल वाटर, गो एंड ब्रिंग चिल्ड वाटर फॉर मी, अंडरस्टैंड? गो एंड आई ओनली फॉरगिव्स वन टाइम, सेकेंड टाइम नो सॉरी, जस्ट गो। मेड, ओक मैम मैं अभी लाती हूँ, कह के वो मेड वापस किचन में वापस चली जाती है।
किचन में आकर वो मेड जो कब से अपनी हंसी रोक रखी थी रेनू की इंग्लिश सुनने की वजह से वो हंसने लगती है। उसके साथ साथ बाकी सभी नौकर भी हंसने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिससे उनकी आवाज़ बाहर न जाए। दीदी कैसी रही आप लोगों की ट्रिप, आप लोगों ने एंजॉय तो किया ना? कविता जी ने पॉलिटली पूछा। लेकिन रेनू ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ ठीक था, हमने बहुत एंजॉय किया। करते भी क्यों ना, आखिर मेरे अर्थ ने खुद एरोप्लेन की टिकट्स जो करवा के दी थी। रेनू ने कविता जी को देखते हुए ये बात कही थी। और वो होटल जहां हम लोग रुके थे वो भी तो हम खुद पार्थ ने ही ऑफर किया था। देवेश, ऑफर नहीं बाबा, रेफर। रेनू, हाँ हाँ सेम टू सेम, मैंने भी यही कहा ना। रेनू, मामी हमेशा अपनी बातों ने पार्थ का जिक्र करती थी कविता जी के सामने, जिससे वो कविता जी को जेलस फील करवा सके कि पार्थ उनकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं और वो पार्थ की नज़रों में स्पेशल है। क्योंकि कविता जी को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन कविता जी को इससे जलन नहीं, हाँ दुख जरूर होता था कि पार्थ उनसे नफरत करता है। कम से कम माँ ना सही उन्हें मासी ही कह के बुला लेता, क्योंकि कविता जी पार्थ की माँ की बहन थी और पार्थ की मासी भी। लेकिन सौरभ जी से शादी के बाद वो उनसे नफरत करने लगा था। अब आगे ई क्लब में तीनों भाई डांस फ्लो पे डांस कर रहे थे और गौरव भी उनके साथ ही अपना डांसिंग टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो इतना अच्छा डांसर नहीं था। के देसी बॉयज़ सोहने मोहने बैंग के छाती डोले तन्ना के नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज़ जिसको कहते हैं बदमाशी कर लेते हैं अच्छी खासी, अपनी तो है जिम्मेदारी, जहां भी देखी कूदी कवरी उसको घर तक छोड़ने जाना, आधी रात को लौट के आना, बल्ले नहीं आजा थल्ले, हम कुड़ियों की हैं कमज़ोरी, हम पे खाली करे तिजोरी, अपने पीछे मारा मारी करती है ये दुनिया सारी, हम में देखी है क्या खूबी, आजा इनसे पूछ ले तू भी, बल्ले नहीं आजा थल्ले, हम यारों बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा, मेक सम नॉइज फॉर देसी बॉयज़ ओने तवो थरी सिंग द इंग्लिश ठुमके दिल की रद्म पे मारे जम्म जम्म के देसी बॉयज़ सोहने मोहने बैंग के छाती डोले तन्ना के नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज़ दुनिया के कोने देखे औने पौने सबसे है सोहने देसी बॉयज़ रेज योर वॉइस मेक सम नॉइज, तेरे लिए आए देसी बॉयज़। तीनों भाई पूरे स्वैग कूल के साथ डांस फ्लो पे धूम मचा रहे थे। लड़कियां तो उन्हें ऐसे डांस करते देख पागल ही हुए जा रही थी। आखिर हो भी क्यों न, तीनों भाई किसी से कम नहीं थे। व्योम तो पहले से ही गुड लुकिंग चार्मिंग बॉय था, इसीलिए तो वो एक एक्टर भी था। ऋषि सिंपल सीधा साधा था, लेकिन गुड लुक्स में अपने भाइयों से काम नहीं था। और पर तो हमारा हैंडसम डेयरिंग एरोगेंट के साथ साथ गुड लुक्स की खान था। आखिर हीरो है गुड लुक में, उससे तो कोई भी पीछे छोड़ ही नहीं सकता। आई तीनों भाई एक साथ स्टेज पे आग लगा रहे थे। डांस के बाद तीनों भाई वालिया मैंशन के लिए निकल जाते हैं और गौरव अपने घर के लिए। गौरव का घर एक सोसाइटी के फ्लैट में था, वो वहां अकेला ही रहता था। उसके पिता नहीं थे, सिर्फ माँ थी जो गांव में रहती थी और एक बहन थी जो छोटी थी। गौरव सीधा साधा और हंसमुख किस्म का इंसान था, वैसे उसकी सगाई हो चुकी थी। गौरव जब अपने घर पहुंचा और चाबी लगा के अपने घर के अंदर जाके लाइट्स ऑन करता है तो सामने का नज़ारा देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। गौरव, तुम यहाँ सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन के साथ? हाँ मैं, क्यों तुमने किसी और को एक्सपेक्ट किया था? उस लड़की ने भुई उचकाए हुए पूछा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम जान, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ ऐसे अचानक एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसीलिए गौरव ने अपनी कार की और घर की चाबी टेबल पे रखते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, वैसे आज ये अचानक से मेरी पारू को मुझे सरप्राइज देने की कैसे सूझी? हम गौरव ने पारुल को प्यार से अपनी बाहों में भरते हुए कहा। गौरव की फियांसे कोई और नहीं बल्कि पारुल थी, रीत की बेस्ट फ्रेंड। पारुल ने भी कस के गौरव को हक कर लिया। क्यों मैं नहीं आ सकती तुमसे मिलने, आफ्टर ऑल आई लव यू माई गोरू, पारुल ने गौरव के चीन को प्यार से मुंह बनाते हुए हिलाते हुए कहा। तो गौरव ने पारुल को शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, रियली तुम मुझे मिस कर रही थी? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने मुझे इतना मिस किया कि तुम खुद इतनी रात में मुझसे मिलने यहाँ घर आ जाओ। हमेशा मैंने ही तुमसे मिलने की जिद की है, तब जाके तुम मुझसे मिलती थी। तो फिर आज? रहने दो, मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई। जा रही हूँ मैं, पारुल ने गौरव से दूर होते हुए बाहर जाते हुए कहा। इससे पहले वो गौरव से दूर जाती, गौरव ने उसे पकड़ के फिर से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वो सीधे गौरव के सीने से जा लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब थे।
दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। गौरव धीरे धीरे पारुल के होठों के करीब बढ़ने लगता है। गौरव पारुल के होठों को छूता इससे पहले पारुल अपना हाथ बीच में रख लेती है। ये देख गौरव उसे घूर के देखने लगता है। पहले खाना खा ले, मैंने तुम्हारी पसंद का बनाया है सब। पारुल गौरव को डाइनिंग टेबल पे बैठाते हुए कहती है और खाना सर्व करती है। गौरव उसे प्यार से बस सब करते देख रहा था। पारू, क्या तुम शादी के बाद भी मेरे लिए ऐसे ही खाना बनाओगी ना? नहीं, पारू ने सीधे जवाब दिया। क्यों? देखो, शादी के बाद हम दोनों अपना अपना काम बांटेंगे। तुम भी अपनी जॉब करके आओगे और मैं भी अपनी जॉब से आऊंगी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर आके भी सारा काम करूं? दिस इज नॉट फेयर। हाँ, पारुल ने गौरव के बगल में खाने की प्लेट में कहाँ लगाते हुए कहा। हाँ बाबा, मैंने कब मना किया? हम दोनों मिले सारा काम करेंगे, बल्कि तुम्हारा आधा काम भी मैं कर दूंगा। बस तुम मुझे मेरी पर दे देना। क्यों, तुम अपनी जॉब छोड़ रहे हो क्या, जो मुझसे पगार मांग रहे हो? पारुल ने सीरियस होते हुए कहा। गौरव ने उसे पानी बाहों में खींचते हुए कहा, मेरी पगार का मतलब प्यार का डोज है, जो मुझे तुमसे हर रोज चाहिए। पारुल ने उसे दूर हटाते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, पहले खाना खा ले। थोड़ी देर दोनों खाने के बाद हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे। एक्चुअली देख तो सिर्फ गौरव रहा था, पारुल के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। पारू, डू यू वांट आइसक्रीम? गौरव ने पूछा। लेकिन पारुल, जो गौरव के कंधे से सिर टिका के बैठी हुई थी और किसी सोच में गुम थी, उसने गौरव की बात नहीं सुनी और न ही कोई जवाब दिया। पारू पारू, गौरव ने पारुल को हिलाते हुए कहा, तब जाके वो अपने कहायल से बाहर आई। गौरव, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? कोई बात है क्या? टीम ऐसे इतनी अपसेट क्यों हो? हम। पारुल, नहीं कुछ नहीं, मुंडी हिलाते हुए कहा। गौरव, पारू इधर मेरी तरफ देखो, क्या हुआ बताओ, हम क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो आई प्रॉमिस आई विल डू इट। पारुल, तुम्हें कैसे पता कि कोई प्रॉब्लम है? गौरव, क्योंकि मेरी पारू आइसक्रीम के पीछे इतनी दीवानी है कि अगर कोई उसे सपने में भी आइसक्रीम के लिए पूछे ना तो कभी मना नहीं करती। और यहाँ तो मैं कब से तुम्हें आइसक्रीम के लिए पूछ रहा हूँ और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। इसका तो मतलब यही है ना कि कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है, और अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व न कर पाऊँ तो फिर मारा तुम्हारे साथ होने का क्या फ़ायदा हम। इसीलिए अब बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जिसने मेरी पारू को परेशान कर रखा है। पारुल, गौरव के गले लगते हुए, मैंने तुम्हें मेरी फ्रेंड रीत के बारे में बताया था ना? गौरव, हम वही जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और अपने कॉलेज की टॉपर भी। पारुल, हम उसी को लेकर मैं बहुत टेंस्ड हूँ। गौरव, क्यों, क्या हुआ उसे? पारुल, उसे नहीं, उसके छोटे भाई को। उसकी भाई की किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसका उसके भाई के अलावा कोई नहीं है। पारुल ने एक फीकी हंसी के साथ कहा, कहने को तो रिश्तेदार है लेकिन सिर्फ नाम के मौका परस्त लोग। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं कि उसकी मदद कर पाऊं। वो अभी स्टूडेंट है, इसलिए उसके पास कोई अच्छी जॉब भी नहीं है। आखिर कौन एक स्टूडेंट को ऐसी जॉब देगा जिसमें उसकी इतनी बड़े अमाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? हम टेंशन वाली बात तो है। पारुल, उम्मीद भरी नज़रों से गौरव की तरफ देखते हुए। गौरव, अपनी आईब्रो उचकाते हुए, क्या बात है, तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? दिल्ली, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पारुल, जानती हूँ लेकिन कंपनी तो है ना। गौरव, कौन सी कंपनी? पारुल, वही जिसमें तुम काम करते हो। तुम तो पार्थ वालिया के पाहो ना, सबसे ऊंची पोस्ट है ये तो। तुम तो सीधे बॉस से मिलते जुलते हो, मतलब उनके कितने करीब रहते हो। तो क्या तुम कोई हेल्प नहीं कर? पारुल ने गौरव के हाथ को मसाज करते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। गौरव, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। पारुल, तुम अपनी कंपनी में रीत को कोई जॉब नहीं दिला सकते जिससे कि उसका काम भी हो जाए और हम उसकी मदद भी कर पाए? क्या कोई जॉब नहीं है जो रीत को मिल सकती है? गौरव उसे घूर के देखते हैं। ये जॉब उसे उसके टैलेंट के दम पे ही मिलेगी। उसमें वो टैलेंट है, टी जानते हो ना। बस उसकी थोड़ी सी मदद कर दो प्लीज़ मेरे लिए। पारुल ने मुंह बनाते हुए कहा। गौरव कुछ सोचते हुए अचानक उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे याद आया कि आज ही पार्थ ने एक न्यूज़ सेक्रेटरी के लिए कहा था। गौरव, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? पारुल, अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना तो जो तुम कहो। गौरव, सच्ची जो मैं कहूँ। सोच लो। पारुल के थोड़ा करीब जाते हुए। पारुल,
थोड़ा हिचकते हुए ट्रिपल ए सोच लिया। गौरव, तो सोच लो कि तुम्हारा काम हो गया। ये बोल वो पारुल के होठों के बकतीब बढ़ने लगा। इस बार पारुल ने भी उसे नहीं रोका और उसकी आंखें बंद हो गई। उन दोनों के होठ आपस में मिल चुके थे। गौरव बहुत ही शिद्दत से पारुल के होठों को चूम रहा था। पारुल भी उसका साथ दे रही थी। गौरव ने धीरे से पारुल को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने पारुल को बेड पे लिटा दिया और उसे एक डीप किस करके उसके बगल में ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, गुड नाइट माई वुड बे विफाई एंड डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन पारुल के चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। पारुल को गौरव पे पूरा भरोसा था कि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है, और इतना तो उसे अपने प्यार पे भरोसा था कि वो अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए उसने गौरव को अपने पास आने से नहीं रोका था। डन थम्स अप का चिन्ह। चैप्टर 9 पार्थ के नए नियम। पारुल, थोड़ा हिचकते हुए ट्रिपल ए सोच लिया। गौरव, तो सोच लो कि तुम्हारा काम हो गया। ये बोल वो पारुल के होठों के बकतीब बढ़ने लगा। इस बार पारुल ने भी उसे नहीं रोका और उसकी आंखें बंद हो गई। उन दोनों के होठ आपस में मिल चुके थे। गौरव बहुत ही शिद्दत से पारुल के होठों को चूम रहा था। पारुल भी उसका साथ दे रही थी। गौरव ने धीरे से पारुल को अपनी बाहों में उठा लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने पारुल को बेड पे लिटा दिया और उसे एक डीप किस करके उसके बगल में ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, गुड नाइट माई वुड बे विफाई एंड डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन पारुल के चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। पारुल को गौरव पे पूरा भरोसा था कि सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है, और इतना तो उसे अपने प्यार पे भरोसा था कि वो अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए उसने गौरव को अपने पास आने से नहीं रोका था। अब आगे ई वालिया मैंशन। मॉर्निंग टाइम। पार्थ रेडी होके नीचे डाइनिंग टेबल पे नाश्ते के लिए आके बैठ जाता है और अपना नाश्ता करने लगता है। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी चेक कर रहा था। धीरे धीरे सभी लोग डाइनिंग टेबल पे आने लगते हैं। कविता जी जो किचन में नाश्ता तैयार करवा रही थी, वो भी आके वहां बैठ जाती है और एक नज़र पार्थ को देख के मुस्कुरा देती है। भले ही पार्थ उन्हें न देखना चाहे या उनसे बात न करना चाहे, लेकिन जब भी कविता जी पार्थ को देखती थी तो अनायास ही उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी, क्योंकि बहुत कम ही होता था कि वो पार्थ को देख पाती थी, क्योंकि पार्थ उन लोगों के साथ नाश्ता करना पसंद ही नहीं करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्थ उन लोगों के ही साथ बैठ के खाना खाया करता था, जो देख कविता जी को अच्छा लगता था। कृति, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग भाई। कृति ने पहले कविता जी को और फिर पार्थ को साइड हग करते हुए विश किया और अपनी जगह पे बैठ गई। पार्थ ने भी एक स्माइल दी और फिर उसकी नज़र कविता जी पर गई, जिन्हें देख उसकी आंखों में एक अजीब सा इमोशन तैर गया, जिसे इस वक्त वही महसूस कर सकता था, जो गिल्ट और प्यार के मिले जुले भावों से बना हुआ था। उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि वो आखिर कविता जी और अपने डैड से कैसे बात करे। आखिर इतने सालों की नफरत वो एक पल में क्या कह के ख़त्म करता। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो धीरे धीरे अपने हर रिश्ते को सुधरेगा। अपने भाई होने का फ़र्ज तो अब वो निभा ही रहा था, जल्दी ही एक अच्छा बेटा भी बनेगा। ये सोच उसने फिर से अपना ध्यान अपने फ़ोन में लगा दिया और कॉफ़ी के सिप लेने लगा। ऋषि ने भी आके सबको विश किया और बैठ गया। व्योम, हे मॉर्निंग माय डार्लिंग मॉम, ये कह के उसने कविता जी के गाल वो किस करते हुए ऋषि और पार्थ को देख के गुड मॉर्निंग विश किया और कृति के सिर के पीछे एक हल्की सी चपत लगाते हुए उसे भी गुड मॉर्निंग कहा। कृति, आह, पता नहीं कहाँ से इसे एक्टर बना लिया, शकल तो इसकी जोकरों जैसी है। गाड़ा कहीं का, माँ देखो ना, इसने फिर से मुझे मारा। कृति ने मुंह बनाते हुए कहा। ऋषि भाई, व्योम, हाँ क्योंकि तुझे मारना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मोटी। व्योम ने भी मुंह बनाते हुए कहा। कविता जी, क्या कर रहे हो बहन, है तुम्हारी बेटा। पार्थ ने उन दोनों को देख अपना सिर झटका और नाश्ते पे कंसंट्रेट करने लगा। ऋषि ने व्योम को आंख दिखाते हुए पार्थ की तरफ इशारा किया तो फिर उसका ध्यान पार्थ की तरफ गया, जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था, जिसे देख वो अपनी चेयर पे शांत होके सीधे बैठ गया, जैसे क्लास में टीचर के आते ही बच्चे शांत बैठ जाते हैं। ये देख सबके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। मॉम डैड कहाँ है, ऋषि ने पूछा। कविता जी वॉक पे गए हैं। व्योम, तब तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के पार्क में बस गप्पे हाँक रहे होंगे।
आपको पता तो है भाई। तभी वहां किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिससे सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। Where is that stupid woman, Dumbo woman not giving my bed coffee? काजल, काजल where she dies today I kill her women now। रेनू जी ने चिल्लाते हुए पूरा घर सिर पे उठा लिया। रेनू जी को सुबह सुबह बेड कॉफ़ी पीने की आदत थी, जो उन्हें उनकी पर्सनल मेड देती थी, जो आज आई नहीं थी इसीलिए उन्हें उनकी काफ़ी नहीं मिल पाई थी। इसीलिए उन्होंने पूरा घर अपने सिर पे उठा लिया था। उनके चिल्लाने से कृति ने तो अपनी जान में उंगली डाल ली थी। लो आज से फिर सुबह सुबह इनका ड्रामा देखने को मिलेगा, व्योम ने मुंह बनाते हुए कहा। ऋषि ने बिना ध्यान दिए अपना नाश्ता करना चालू रखा। वही पार्थ भी बैठ के आज शांति से अपना नाश्ता करते हुए रेनू जी का ड्रामा देख रहा था, और साथ में उनकी हरकतों के बारे में याद भी कर रहा था कि कैसे अपने पिछले जन्म में वो उन पे विश्वास करके अपनी माँ को गलत समझा। उसके ये सो कॉल्ड मामा मामी उसकी मॉम के डेथ के बाद उसके घर आए और उसके बाद कभी भी यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया। रेनू जी ने बचपन से ही पार्थ के मन में कविता जी के लिए जहर भरना चालू कर दिया था और पार्थ को अपनी तरफ कर लिया था। पार्थ को भी उसके मामा मामी सच्चे और उसके मॉम डैड झूठे लगते थे। वो को कहते उनकी बात पे विश्वास कर लेता था। रेनू जी हमेशा ही कविता जी को नीचा दिखाया करती थी और कविता जी उन्हें अपना बड़ा मान के और पार्थ की वजह से भी उनकी हर बात मानती थी कि कहीं पार्थ उनसे और नाराज ना हो जाए, जिसका फ़ायदा उसके मामा मामी ने बहुत उठाया और इस घर के जैसे मालिक ही बन बैठे थे। इस घर में कविता जी और उसके डैड से ज़्यादा उसके मामा मामी की सुनी जाती थी, और पार्थ भी इस बारे में जानते हुए इस बात को इग्नोर किया करता था, उन्हें कभी कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा, उसने सोच लिया था। रेनू जी कहाँ मर गई? डोंट एवरीबॉडी लिसन माई वॉइस, कम हियर ऑल सर्वेंट्स, चिल्लाते हुए कहा। इस वक्त वो अपने नाइट गाउन में ही थी। रेनू जी का ध्यान अभी पार्थ पर नहीं गया था, इसीलिए वो ऐसा ही बर्ताव कर रही थी जैसा वो नॉर्मली किया करती थी, लेकिन पार्थ के सामने वो बिल्कुल एक प्यारी और सभ्य महिला की छवि बना के रखा था। सभी नौकर जल्दी से हॉल में इकट्ठा हो गए। माई कॉफ़ी इज़ वेयर, टेल जल्दी। मैम आपकी काफ़ी तो हमेशा काजल ही बनाती थी और आपको देती थी, लेकिन आज वो आई नहीं, इसीलिए। अगर वो नहीं आई तो तुम लोग क्या मार गए थे? टीम लोग नहीं दे सकते थे काफ़ी? हाँ, पड़े पड़े बस कामचोर हो गए हो सब के सब। तुम लोगों ने मुझे मेरी काफ़ी नहीं दी ना, आज तुम में से किसी को भी पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे सब के सब आज, रेनू ने चिल्लाते हुए कहा। सभी नौकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी कविता जी ने बीच में आते हुए कहा, ये क्या कह रही है आप दीदी? ये लोग दिन भर भूखे रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? मैं बना देती हूँ आपके लिए कॉफ़ी, सजा तो ये ने मिलेगी। कविता, इन लोगों ने मेरी काफ़ी को इग्नोर कैसे किया? क्या इन लोगों को याद नहीं कि मैं कौन हूँ? फिर तो सजा मुझे मिलनी चाहिए ना मामी जी, क्योंकि उन्हें आपको काफ़ी देने से मना मैंने किए था, पार्थ ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। तब जाके रेनू की नज़र पार्थ पे पड़ी और उसे देख एक पल के लिए वो शॉक हो गई। अरे पार्थ बेटा, तुम यहाँ क्यों? मामी जी मुझे देख के आपको खुशी नहीं माँ हुई क्या? और प्लीज़ इन बेचारे स्टाफ को कुछ मत कहिए, उन्हें मैंने ही माना किया था आपको काफ़ी देने से, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे इस घर में कुछ लोग आलसी होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने स्टाफ को किसी के भी कमरे में सर्विस देने से मना किया है। यहाँ तक कि अब खुद मैं भी नीचे आकर ही अपना खाना खाता हूँ। आई रियलाइज दैट कि हम सबको अपनी बुरी आदतों को सुधारना चाहिए, है ना मामी जी? पार्थ ने रेनू को देखते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो क्या है ना कि सुबह सुबह अगर मुझे काफ़ी नहीं मिलती है ना तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। यही तो बात है ना मामी जी, यही बुरी आदतें तो हमें सुधारनी है। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, देखिए अब आपकी सेहत मुझे कितनी डल लग रही है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि कल से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक टाइम होगा, और जो कोई भी टाइम पे डाइनिंग टेबल पे मौजूद नहीं हुआ उसे उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। हाँ, ये सुन सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या कह रहे हो तुम पार्थ बेटा? रेनू जी ने हड़बड़ी में पूछा। पार्थ ने उन्हें हाथ दिखा के रोक दिया, जो देख वो बिल्कुल चुप हो गई। ये जरूरी है सबकी सेहत के लिए और इस घर में सिस्टम मेंटेन करने के लिए, कह के पार्थ बाहर जाने के लिए मूड गया, लेकिन फिर वापस मुड़ के उसने रेणुका जी से पूछा, वैसे मामा जी अभी भी सो रहे हैं ना? उन्हें जगाए और जल्द से जल्द ऑफिस भेजिए, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग 9 बजे का है।
कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जॉब पे खतरा मंडराने लगे। हाँ, ये रेणु जी के लिए एक और बड़ा झटका था जो पार्थ ने उन्हें आज सुबह सुबह दिया था। सबसे पहले कहता उनके लिए पार्थ का सबके साथ बैठ के नाश्ता करना वो हुई तब जब कविता जी वहाँ मौजूद थी। दूसरा उसका घर के नियम बनाना। और तीसरा उसने आज पहली बार अपने मामा जी को इससे इनडायरेक्टली धमकी दी। ये आज पार्थ को सुबह सुबह हो क्या गया है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। रेणु जी को आज पार्थ का ये बदला हुआ अंदाज देख के अजीब लगा। वही पार्थ की ये बात सुन के उसकी फैमिली और सभी नौकर भी हैरान थे। उन्होंने आज तक पार्थ को कभी भी घर के मामलों में पड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज पहली बार पार्थ ने घर के किसी मामले में ऐसा फैसला लिए था जो सबकी शॉकिंग था। गौरव का घर गौरव ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। पारुल ने नाश्ता बना के डाइनिंग टेबल पे लगा दिया था। गौरव ने नाश्ता करते हुए कहा, पारू, रीत को टाइम पे ऑफिस भेज देना और जो भी मैंने तुम्हें कहा है वो सब उसे समझा देना, क्योंकि मेरे बॉस बहुत मूडी है, एक भी गलती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नौकरी तो मैं दिलवा दूंगा लेकिन उस नौकरी को उससे अपने दम पर ही हासिल करना होगा। मेरे बॉस को बस अपने काम से मतलब है और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ बाबा, मुझे सब याद है, मैं उसे बता दूंगी। गौरव जब बाहर जाने लगा तो पारुल ने गौरव को पीछे से हग करते हुए कहा, थैंक यू सो मच गौरव, तुम्हें नहीं पता तुमने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है, तुम्हें जितना थैंक्स कहो उतना कम है। गौरव के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई और उसने पीछे मुड़ते हुए पारुल का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके माथे पे किस किया। एनीथिंग फिर यू माई जान। कुछ घंटे बाद वालिया इंडस्ट्री पार्थ अपने केबिन में बैठा हुए था। उसका फुली फोकस उसकी सामने रखी फाइल्स में था। तभी उसका केबिन का दूर नोक हुआ। कम इन, पार्थ ने बिना देखे कहा। गुड मॉर्निंग सर, सामने वाले इंसान ने कहा। आवाज़ सुन के पार्थ ने सामने देखा तो उसकी नज़र उस इंसान पे ठहर सी गई। आखिर कौन है पार्थ के सामने? डोंट वरी गाइज, नेक्स्ट चैप्टर से आप सबको पार्थ और रीत का इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ए फ्लैट लव स्टोरी देखने को मिलेगी। मैं इस स्टोरी को दूसरी रिबॉर्न स्टोरीज से थोड़ा हटके बनाना चाहती थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया इन दोनों का इंटरेक्शन दिखाने में। थम्स अप का चिन्ह डन। चैप्टर 10, रीत और पार्थ की पहली मुलाकात। वालिया इंडस्ट्री पार्थ अपने केबिन में बैठा हुए था। उसका फुली फोकस उसकी सामने रखी फाइल्स में था। तभी उसका केबिन का दूर नोक हुआ। कम इन, पार्थ ने बिना देखे कहा। गुड मॉर्निंग सर, सामने वाले इंसान ने कहा। आवाज़ सुन के पार्थ ने सामने देखा तो उसकी नज़र उस इंसान पे ठहर सी गई। अब आगे पार्थ ने सामने देखा तो उसके सामने एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी जो लगभग 22 साल की एज की थी। उसने जीन्स और वाइट कुर्ती, ऊपर से एक हाफ डेनिम जैकेट डाली हुई थी। उसने बालों का मैसी बन बनाया हुआ था जिसमें से कुछ छोटी लतें निकल के उसके गालों को चूम रही थी। एक छोटी सी बिंदी माथे पे, कानों में छोटे से झुमके। वो स्माइल के साथ खड़ी थी जिसकी वजह से उसके गालों पे डिंपल पड़ रहे थे और उसके होठों के नीचे एक छोटा सा तिल था जो उसके खूबसूरत चेहरे को और निखर रहा था। वो स्माइल के साथ खड़ी तो थी लेकिन उसके साथ उसकी नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। पार्थ ने जब उसे देखा तो उसकी नज़र जैसे मानो उस पे जम सी गई थी। वो बस एक टक लगातार उसे देखे जा रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे उस लड़की को देख एक अट्रैक्शन जैसा, या कहे कि कुछ जाना पहचाना एहसास हो रहा था। गुड मॉर्निंग सर, उस लड़की ने दोबारा कहा। आई एम रीत, गौरव सर ने मुझे आपकी एज अ सेक्रेटरी हायर किया है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी रीत है। तो फिर तो पार्थ को उसे देख अपनापन और खींचाव तो महसूस होना ही था ना। आखिर उसकी बेटी हाफ जो है। यहाँ मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पार्थ ने रीत को नहीं पहचाना है अभी तक, क्योंकि पिछले जन्म में रीत के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत कम था। पार्थ के मन में रीत के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी और पार्थ के दिमाग में रीत का चेहरा बहुत धुंधला है। जब भी पार्थ ने रीत के बारे में यानी अपनी वाइफ के बारे में याद करने की कोशिश की उसे कुछ भी क्लियर याद नहीं आया, स्पेशली उसका चेहरा। सौम्या के धोखे की वजह से पार्थ का रिलेशनशिप से विश्वास उठ चुका है, इसलिए उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी लाइफ में अब किसी को भी आने नहीं देगा। और जो लोग भी उससे जुड़े हुए हैं उसके दुश्मनों ने उन सबको टारगेट किया हुआ है, इसीलिए पार्थ अपनी वाइफ को भी अपनी लाइफ से दूर रखना चाहता है ताकि वो जो कोई भी है उससे दूर रहने से खुश रहे। पार्थ को रीत का नाम पता भी नहीं पता है। बाकी की बातें धीरे धीरे हमें पता चलती रहेंगी।
रीत के बोलने से पार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। उसे याद आया कि गौरव ने उससे आते ही बताया था कि उसने उसके लिए एक न्यू सेक्रेटरी हायर की है और वो अभी एक स्टूडेंट है। पार्थ, आई नो दैट यू आर अ स्टूडेंट, बट अगर गौरव ने तुम्हें इस जॉब के लिए चुना है तो जरूर तुम इसके काबिल होगी। खैर, मुझे बस अपने काम से मतलब है। तुम्हारी कोई भी पर्सनल इश्यूज मेरे काम के बीच नहीं आनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑनेस्टी। डिसलॉयल्टी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। आई होप गौरव ने तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। येस सर, आई प्रॉमिस दैट आई विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड लॉयल टुवर्ड्स माई जॉब। पार्थ, गो एंड ब्रिंग अ कॉफी फॉर मी एंड रेडी माई शेड्यूल फॉर टुडे। ऑक्सर रीत ने कहा और बाहर चली गई। पार्थ ने उसे एक नज़र रीत को जाते हुए और फिर अपना काम करने लगा। मुंबई होटल रूम ई। सौम्या और रंजित एक दूसरे को बाहों में भर के सोए हुए थे। उन दोनों के ऊपर सिर्फ एक चद्दर थी जिसने उन दोनों को ढक रखा था। तभी रंजित का फ़ोन बजता है और वो कसमसाते हुए साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाते हुए कान पे लगता है। फ़ोन की दूसरी तरफ की बात सुन के रंजित की नींद पूरी तरह से खुल जाती है और वो एक झटके से उठ के बैठ जाता है। वॉट, ये कैसे हुआ? और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो? रंजित ने दांत पीसते हुए कहा। एक भी काम ढंग से नहीं हो सकता तुम लोगों से, कह के वो गुस्से से फ़ोन काट देता है। इस वक्त उसका मूड पूरा खराब हो चुका था। सौम्या जो चैन से सो रही थी, रंजित की बात सुन के वो भी अपनी चादर को संभालते हुए उठ के बैठ जाती है। वॉट हैपन्ड बेबी, तुम इतने परेशान क्यों हो? सौम्या ने रंजित के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। हम जल्द से जल्द वापस देहरादून जाना होगा और पार्थ की लाइफ में तुम्हें वापस सेट करने के लिए अपना प्लान जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा, रंजित ने सीधे कहा। पर हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम तो अभी यहाँ एक हफ्ते के लिए और रुकने वाले थे ना, हमारा वीकेंड अभी ओवर कहा हुआ है और तुम वहाँ जाके फिर से मुझ पे ध्यान देना बंद कर दोगे? सौम्या ने रंजित के कंधे पे अपना सिर रखते हुए प्यार से मुंह बनाते हुए कहा। रंजित को सौम्या की बात सुन इस वक्त फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, कुणाल, वो प्रोजेक्ट डील पार्थ से नहीं ले पाया। वॉट? पर कैसे? हमारा प्लान तो बहुत अच्छा था न? ऋषि की बनाई हुई पेन ड्राइव भी तो तुमने कुणाल को रिया के जरिए उसे दे दी थी, तो फिर कैसे नहीं हमें वो प्रोजेक्ट की मिली? सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी सेक्रेटरी रिया को भी अरेस्ट करवा दिया है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रिया उसके अगेंस्ट जाके किसी और के लिए काम कर रही थी। सौम्या का मुंह शौक से एक बार फिर खुल गया। कहीं उसे पता तो नहीं चला गया न कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था? मेरा मतलब है कि रिया को तो पार्थ ने तुम्हारे कहने पर ही रखा था न, तो कहीं उसे तुम पर तो शक नहीं हुआ न? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिया मेरा नाम कभी लेने की हिम्मत नहीं करेगी। यू डोंट वरी अबाउट इट, रंजित ने कहा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे आगे के प्लान्स के लिए तुम्हारा पार्थ के साथ और करीब रहना बहुत ज़रूरी है, सौम्या ने कहा और चद्दर से खुद को कवर करते हुए फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। रंजित ने भी अपने कपड़े पहने और किसी को कॉल करके बात करने लगा। देहरादून होटल रूम ई। एक आदमी सोफे पे एक पैर पे पैर चढ़ा के बहुत ही स्टाइल से सिगार को अपने हाथों में लेके बैठा हुआ था, जिसका नाम रोनी था, जो देहरादून के डॉन डैनी का दोस्त के नाम से जाना जाता है। और उसका पार्टनर भी। डैनी सिर्फ देहरादून का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक फेमस इलीगल बिजनेस किंग्स के नाम से जाना जाता है, ऐसा पुलिस का कहना है, पर सच्चाई उससे अलग है। फिलहाल हम रोनी की बात करते हैं। उसके सामने कुछ अंग्रेज यानी फॉरेनर्स भी बैठे थे। शराब और शबाब का पूरा इंतजाम किया हुआ था। लुक मिस्टर रोनी, वी वांट 10,000 इंडियन गर्ल्स कंसाइनमेंट्स विद इन 1 week. If you are able to fulfill our demands, then we done this deal in 50 crores. 25 crore now and 25 crore after the delivery of consignments. देखिए मिस्टर रोनी, हमें 10,000 इंडियन गर्ल्स का कंसिग्नमेंट एक हफ्ते में चाहिए। अगर आप इसे पूरा कर सके तो हम 50 करोड़ में डील डन करते हैं। 25 अभी और 25 डिलीवरी के बाद, उन फॉरेनर्स ने कहा। 50 नहीं 100 करोड़, 50 अभी इसी वक्त और 50 डिलीवरी के बाद। तुम्हें क्या लगता है ये डिलीवरी देना कोई बच्चों का खेल है? डैनी के नाक के नीचे से ये काम करना उसे बिना पता चले ये आसान नहीं है। इतने रिस्की काम के लिए 100 करोड़ भी काम है। अगर तुम लोगों को पड़े तो ठीक, वरना तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि पूरे इंडिया में तुम्हें ये काम कोई करके नहीं दे सकता है। डिलीवरी सिर्फ रोनी ही पूरी कर सकता है। रोनी ने सिगार की कश लेते हुए कहा।
उन अंग्रेजों ने एक दूसरे को देख और फिर रॉनी को देख थम्स अप दिखा दिया। डील डन देन बट रिमेंबर 1 वीक कह के 50 करोड़ से भरा हुआ बैग उन्होंने रॉनी की तरफ बढ़ा दिया। रॉनी ने वो पैसे उठा के एक क्रीपी स्माइल के साथ उनकी स्मेल लेते हुए कहा, ये पैसा क्या कुट्टी चीज़ होती है, ना इंसान से क्या का पाप नहीं करवाती, कह के पागलों की तरह हंसने लगता है। और फिर उन अंग्रेजों से रूम्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आज रात का गिफ्ट, गो एंड एंजॉय। वो फॉरेनर्स भी एक ईवल स्माइल करते हुए अपनी वाइन से भरी ग्लास लेके अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन कमरों से लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुन उस रूम में मौजूद जितने भी लोग थे जो किसी न किसी लड़की के साथ ही बैठे हुए थे, मुस्कुराने लग जाते हैं। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। डन थम्स अप का चिन्ह। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो बुक्स।